नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के सामने बीजेपी अब पूरी तरह सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। आप जानते हैं कि आज राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस केपी ग्राउंड में यह कार्यक्रम हो रहा है वो पहले ही खचाखच भर चुका है। बारिश का मौसम है, मैदान में कीचड़ है, ऊपर से सीवर का पानी वहां डाल दिया गया है, यानी भरपूर गंदगी फैलाई गई ताकि छात्र और राहुल गांधी को सुनने आने वाले बाकी लोग रुक जाएं। यही बीजेपी चाहती है, ना आए वहां पे। मगर बीजेपी की यह कोशिश भी फेल हुई। आप जानते हैं कि कल यह तय हो गया था कि केपी कॉलेज ग्राउंड में ही राहुल गांधी की सभा होगी, वरना परसों तक। और ये तस्वीरें, इस वक्त की तस्वीरें आपको हम पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं स्क्रीन ग्राउंड स्टेडियम। आप देखिए केपी ग्राउंड, और ये बाहर तक इसके बाहर देख लीजिए किस ढंग से भीड़ है। अभी से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं यहां पे, लेकिन और ये कल बताया गया कि हां अब आप कर सकते हैं कार्यक्रम, वरना कल तक यही था कि यहां पर कार्यक्रम आप नहीं कर सकते थे। ये केपी ग्राउंड ये देख लीजिए, और ये प्रयागराज में, इलाहाबाद में ये कार्यक्रम हो रहा है। और परसों तक प्रशासन इसकी अनुमति नहीं दे रहा था, जबकि कांग्रेस ने पहले ही मैदान बुक कर लिया था। जब प्रशासन की तरफ से रोका गया और राहुल गांधी ने फिर भी कहा कि मैं तो जाऊंगा ही और रैली होकर रहेगी, तो बीजेपी को समझ आ गया कि कोटा और देहरादून वाला दांव यहां काम नहीं आएगा। और अब बीजेपी को आज की भीड़ देखकर यह भी समझ आ रहा होगा कि बस अब राहुल से लड़ना और उन्हें हराना मुमकिन नहीं है। कांग्रेस ने आज की भीड़ का एक वीडियो शेयर किया है, और उस वीडियो को भी जरा दिखाता हूं। लेकिन ये अभी की तस्वीरें आप देखिए, इससे थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने जो तस्वीरें जारी की हैं, जरा उसको लेके आइए। अभी मैं इस वक्त प्रयागराज के केपी ग्राउंड में मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। अभी 5:30 बजे का वक्त है और करीब 7:30 बजे के आसपास राहुल जी यहाँ पर आएंगे। लेकिन आप यहाँ पर छात्रों का हुजूम एक बार आप देख लीजिए। तस्वीर में आपको केपी ग्राउंड की यहाँ पे दिखा देता हूँ। हजारों की संख्या में जो आपको छात्र है वो यहाँ पर दिखाई देंगे, और अंदर ग्राउंड में हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा हैं। इधर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सिक्योरिटी गेट है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से हजारों लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। और ये भीड़ अपने आप में इस बात की गवाही दे रही है कि अगर कोई भी छात्रों के लिए बात करेगा तो ये तमाम छात्र उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। और आज यही तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। पूरे देश के छात्र, इलाहाबाद के छात्रों को अगर किसी से उम्मीद है तो वो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से उम्मीद है। यही वजह है हजारों की संख्या में छात्र घंटों पहले प्रयाग। तो देख रहे हैं आप, अभी से थोड़ी देर पहले यानी 5:30 बजे की तस्वीर थी, और इस वक्त की तस्वीर आप देखिए। इस वक्त लाइव तस्वीर वहां की ये देखिए, ये भीड़ आप देख सकते हैं। ये भीड़ बता रही है कि पेपर लीक, भर्तियों में घोटाले, फीस में बढ़ोतरी, ऐसे तमाम मसले अब बीजेपी के लिए सियासी तौर पर कितने बड़े और चुनौतीपूर्ण बन चुके हैं। बीजेपी ने तो मान लिया था कि वो हिंदू और मुसलमान करेगी, यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी और बाकी सारी बातों से लोगों का ध्यान भटका देगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों, और छात्र अपने सवालों के जवाब सुनना चाहते हैं, और ये जवाब मिल रहा है राहुल गांधी की तरफ से। ये जवाब नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी अब भी इसी कोशिश में है कि राहुल गांधी का नाम खराब करे। आज प्रयागराज की सड़कों पर झारखंड को लेकर भ्रामक बातें फैलाने की कोशिश पोस्टर के जरिए की गई। वैसे पोस्टर लगाए गए कि राहुल गांधी झारखंड कब जाओगे, जिसे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने फाड़ कर बता दिया कि ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, फुल स्क्रीन भी ला सकते हैं, इस वीडियो को फुल स्क्रीन लाइए। इससे समझ में आएगा कि अलग अलग प्रयागराज तो आप आ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन आप कब जाएंगे, हिपोक्रेसी है, ये सब दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन एनएसयूआई के छात्र जो हैं, उसके सदस्य जो हैं, वो इसे फाड़ कर रख दिए। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त की तस्वीरें बता रही हैं। जरा अभी की तस्वीर ये देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर राहुल गांधी को सुनने छात्रों का हुजूम यहां उमड़ पड़ा है। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे पोस्टर लगाना ही बताता है कि बीजेपी भी मोदी की जगह देश में सुधार के लिए राहुल गांधी का ही चेहरा देख रही है। तो क्या छात्रों की गूंज का यह तीसरा कार्यक्रम बीजेपी के लिए खतरे की एक और घंटी बन रहा है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और छात्रों के संग राहुल गांधी ने क्या प्लान बना लिया है, इन सब की हम चर्चा करेंगे और सीधे आपको ले चलेंगे
प्रयागराज, जहां पर हमारे साथी इकरार आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है। थोड़ी देर में इकरार को भी हम जोड़ेंगे, लेकिन हमारे कुछ साथी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनके बीच आता हूं। जरा ले आइए हमारे तमाम साथियों को। ये तस्वीरें चलती रहेंगी, हम देखते रहेंगे। और वहां पर अभी से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी अलग अलग देखिए, चाहे वो ट्रक के ऊपर हो, और ये सीवर का पानी, बारिश भी हुई है और यहाँ कीचड़ ही कीचड़, और यहाँ पानी हटाने की कोशिश काफ़ी हुई। लेकिन ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इस कार्यक्रम को डिरेल करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, और ये सब बता रही हैं। ये इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा था। इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे वहीं से, प्रयागराज से, और इधर 4 हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इकरार, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? इकरार के पास आवाज़ नहीं जा रही, जरा चेक कीजिए। इकरार आ रही है आवाज़? इकरार की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, ज़रा देखिए। हाँ हाँ, ठीक आ रही है इकरार। आवाज़ बीच बीच में कट रही है इकरार के, तो दोबारा जोड़ने की कोशिश कीजिए इकरार को। तब तक आते हैं सीधे, और यहाँ तुलना कर रहे हैं कोटा और देहरादून से। इकरार दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिए आप हमारे साथ। आपकी आवाज़ बीच बीच में कट रही है। इधर से मैं कहता हूँ अपनी टेक्निकल टीम को कि आपको जोड़ें, ठीक से जोड़ें। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूँ। प्रयागराज आपका शहर, स्वामी जी, प्रयागराज में इस हुजूम को देखकर क्या कहेंगे, और इस कार्यक्रम को रोकने के लिए अब देखिए, एक तो बारिश, ऊपर से सीवर का पानी आपने छोड़ दिया, गंदा पानी आपने, जो बिल्कुल ही गंदा है, उसको आपने छोड़ दिया इस मैदान में। क्या कहेंगे? ये कौन सी राजनीति है, कौन सी सियासत है? बच्चों के लिए एक तरफ आप जेनजी को अपने पाले में करने के लिए नरेंद्र मोदी आज जाते हैं IIT दिल्ली में कन्वोकेशन में। उधर कल ही हमने देख लिया कि क्या कुछ किया मोहन भागवत ने 2000 अल्फा को और जी को, यानी जनरेशन अल्फा और जनरेशन जी को अपने साथ जोड़ के रखा, और उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तस्वीरें कुछ और नज़र आ रही हैं। यहाँ ये स्टूडेंट्स के भाई, वो चाहे नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो या राहुल गांधी का कार्यक्रम हो, लेकिन इनको रोकने के लिए सीवर का पानी वहाँ मैदान में छोड़ना, ये क्या कहता है? आप तक आता हूँ स्वामी जी, लेकिन जरा इकरार आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल राजीव जी, मेरे आप बताइए इकरार ये बताइए, आप अभी बता रहे थे कि कोटा और देहरादून से भी ये अलग है। कैसे अलग है ये कार्यक्रम? जी बिल्कुल राजीव जी, भीड़ की अगर हम बात करें तो उससे लगातार जो वो डबल की संख्या में, 2 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। तमाम तरीके की कोशिश की गई थी यहाँ, आज किस तरह से इस भीड़ को रोकने की कोशिश की गई थी। परमिशंस को लेकर लगातार जो है वो आनाकानी की जा रही थी। लेकिन आज प्रयागराज की सड़कों पर हर जगह राहुल गांधी ही हो रहा है, और लगातार जो है छात्र है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे राहुल गांधी पहुंच चुके हैं मंच पर, और मंच पर उनका संबोधन शुरू हो गया है। इस मंच पर संबोधन से पहले राहुल गांधी ने जंतर मंतर की उन तस्वीरों के साथ अपनी शुरुआत की, जिसमें लगातार पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से छात्रों के साथ मारपीट की गई थी। स्क्रीन पर सबसे पहले वो शॉट चलाए गए जिसमें पुलिस की बर्बरता दिखाई गई थी, और तमाम जो है किस तरह से छात्रों को पीटा गया था। उसके बाद लगातार राहुल गांधी के साथ किस तरीके से जब प्रधानमंत्री आवास के बाद बाहर धरना देने के लिए गए थे, उनको भी घसीटा गया था। तो लगातार इस तरीके की जो विजुअल्स है सबसे पहले वो चलाए गए, और भीड़ अगर आप देखेंगे तो आसपास में पूरा ये केपी ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस पूरे ग्राउंड ये खचाखच भरा है। इस समय जहां मैं खड़ा हूं वहां घुटनों तक दलदल है, यानी कीचड़ है। कीचड़ के बावजूद जो इकरार अभी सीधे मंच की तरफ चलते हैं। इकरार आपको रोकना चाहता हूं आपको इकरार जरा मंच की तरफ चलते हैं सीधे। राहुल गांधी मंच पे अभी आप बता रहे हैं, चलिए अपने सेकंड कैमरे से मंच की तरफ पहुंचते हैं। और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा। हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा
दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीडिया में एआई की बात होती है। एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट एआई, बट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, एंड ये आपको समझना चाहिए। आपके डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है। अगर एआई बनता है तो आपके डेटा के बेसिस पे बनता है। 20वीं सदी में पेट्रोल और पेट्रोल इंजन देश को बनाता था। अगर 20वीं सदी में मैं आपके पास आता और आपसे कहता, देखिए मैं आपको पेट्रोल इंजन दे रहा हूं मगर आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, आप मुझे कहते इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 21वीं सदी में डेटा से ही एआई बनता है। डेटा से आप एआई बना सकते हो मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है। आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है, ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हां, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो,
रील्स बनाना चाहते हो आप बनाओ। भाइयों और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। आइए एक युवा की आवाज सुने। ये जो बोलेंगे ये आप सबके दिल में है। ये जो सवाल उठा रहे हैं, हिंदुस्तान का हर एक युवा यही सवाल पूछ रहा है, उठा रहा है। होता हम भी सीट खरीद लेते। आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया। सीट खरीदता, मैं ब्लिंकिट में काम नहीं करता। ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा। आदि की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है। आइए, वेलकम। कैसे हैं आप? नाम क्या आपका? मेरा नाम सर अजय राघव है। अविनाश और अजय। हाँ। आइए, अविनाश और अजय दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनसे थोड़ा सुनते हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, बताइए। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ। हाँ, वो पास पकड़ते हैं। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ और उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती 5 साल के बाद आती है। 2020-21 यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी। इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। मैं मानता हूं इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। उसमें सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई, 350 से ज्यादा फेक एलिमेंट, डमी कैंडिडेट पकड़े गए। हमने सैकड़ों इनको प्रूफ दिए, लेकिन इन्होंने भर्ती को पूरा कर दिया। सर मेरा दरोगा बनना एक सपना था। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैंने नई भर्ती की आस में और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे पढ़ते पढ़ते 4 साल गुजर गए। सर 2025 में फिर यूपीएसआई की भर्ती आई और ये चीज़ें 2025 में भी देखने के लिए मिली। सर यूपीएसआई के अंदर स्कोर कार्ड तक रिलीज नहीं करते हैं। मैंने परीक्षा दी है, मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि मेरे रॉ मार्क्स कितने हैं और मेरे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाते हैं, ये तक नहीं बताते हैं कि कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है। जो यूपीपी आरपीबी जो पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है सर, ये अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करने वाला कोई नहीं है। हमने तमाम प्रयास कर लिए, जनता दरबार चला गया, मैं इनके कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन दे लिए, उल्टा इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। मेरा गुनाह अपराध सिर्फ इतना था कि मैं इनके जनता दरबार योगी जी से मिलने चला गया। सर ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं बताते हैं, ये खुद तय करते हैं कि किस अभ्यर्थी के मतलब मार्क्स बढ़ा करके अंदर लेना है और किस अभ्यर्थी को बाहर करना है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड तय करता है। इनको क्या दिक्कत है? अगर ये फेयर भर्ती कराते हैं तो इनको नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए। सर मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है ये पेपर लीक से ही बड़ा स्कैम है, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी नहीं करते हैं, ये शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन डेटा नहीं देते हैं, इनको खुली छूट मिली हुई है। मेरा नाम अविनाश है, मैं इन्हीं छात्रों में से कोई एक जरूर हूं। चूंकि मैं ये कह सकता हूं सर कि मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी। 2018 से आज तक मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? सरकार के पास जगह खाली है, फिर भी वैकेंसियां नहीं दी जा रही हैं। उसके बाद ये होता क्यों है सर? ये सरकार की मानामानी है। इसमें सरकार अगर चाहे बच्चों से कि वैकेंसियां दे, प्रॉपर तरीके से चलती रहे। हम लोग ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं एक डिमांड कर रहे हैं। 2018 से लेकर आज तक कई सारे धरना प्रदर्शन, कई सारे ज्ञापन ये दिए हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये कि 2022 से ही मैं
यूपी पेट की तैयारी यूपी ट्रिपल एससी आयोग से करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी आयोग 2022 से मैं तैयारी कर रहा हूं और उसकी भर्तियां आज भी ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं कि कम से कम 9 से 10 वैकेंसियां आज तक क्लियर नहीं हुई है और उसमें से बहुत सारी वैकेंसियां जिसके लिए हम लोगों ने लाठी खाई, ज्ञापन दिया, लोगों से जाके मिले कि हमारी दर्द हमारे दुख को समझा जाए, लेकिन आज तक सरकार के कान में ये बात पहुंची नहीं है। इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो उस चीज से पीड़ा में ग्रसित हैं। और बताइए। और सर ये है कि देखिए हमारी कुछ मांगे हैं, आपसे भी है, सरकार से भी है कि ये जो जितनी वैकेंसियां हैं उसका एक प्रॉपर कैलेंडर तैयार कर दें। आप चुनाव कराते हैं 3 महीने में रिजल्ट देते हैं, आप हमारा रिजल्ट 5 साल में नहीं दे पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी वैकेंसियों का यूपी ट्रिपल एससी स्पेशली कोई स्कोर कार्ड नहीं जारी करता है मेंस का। अगर उनको कुछ भी करना होगा वो रोल नंबर दे देंगे। मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी एग्जैक्टली यही चीज है। आपने लाखों रुपए लगाए होंगे पढ़ाई में। जी सर, 2018 से आज तक। हाँ जी। और आपका एक्सपेक्टेशन था कि इस पैसे से, शिक्षा से आप आगे बढ़ पाओगे। जी सर एग्जैक्टली। अब आपको क्या लग रहा है? अब क्या आपका प्लान क्या है? सर अब प्लान ये है कि हम भर्तियों का इंतजार करते हैं, क्या पता अगली पंचवर्षीय भी बीत जाए, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। और फिर 3-4 बार एग्जाम करते हो, बीच में पेपर लीक हो जाता है। सर ये इशू तो बहुत सारे हैं। अभी एक यूपीपीएससी का था, आरओ का, मैं खुद उसका अभ्यर्थी था। एक बार पेपर हुआ, दोबारा पेपर लीक हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा हुआ वो पेपर, लेकिन वो जो हमारा टाइम गया वो हमें कौन देगा? बिल्कुल, जो हमारा टाइम गया, हमारा पैसा। जब आपका पेपर लीक हुआ आपको क्या फीलिंग आई? अंदर क्या लगा आपको, यार ये क्या हुआ, क्या करें क्या? मतलब ये होता है ना सर, कभी कभी एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, उस 10 बाई 10 के कमरे में कभी आप बैठ के सोचिए कि अगर हमारा पेपर लीक हो गया, हम किससे बात करें अपनी, किसको अपना मुंह दिखाएं कि यार अब मेरा इस बार नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया, मैं किससे जाके कहूँ? और सालों आपने मेहनत की, घंटों आपने मेहनत की और 1 सेकंड में पूरा खत्म हो जाता है। जी सर एग्जैक्टली यही चीजें होती हैं। और ये जो दुख दर्द है, ये मैं नहीं हूं, ये इसमें से जितने खड़े हैं सब लाखों करोड़ों युवा हैं सर। आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम में बिलीव करते हो? सर प्रेजेंट टाइम में तो बिलीव हमारा नहीं है एग्जैक्टली नहीं है। रीजन, अगर आज 2018 से मैं अब बेरोजगार टहल रहा हूं, कोई स्किल हमें दे दिए होते 2018-17 में, तो मैं कहीं प्राइवेट, फिर सेकेंडरी, इस प्रयागराज में या इस आसपास के इलाकों में हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसे कोई मतलब रिसोर्सेज नहीं है कि मैं प्राइवेट काम कर सकूं, और काम करूं तो वो डेली वेजेस के हिसाब से बहुत कम हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये टैटू क्या है? मेरा नाम है अविनाश। अच्छा, आपका नाम है, ठीक है, थैंक यू अविनाश। और कुछ कहना चाहते हो? सर उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक लगातार चल रहे हैं, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए हैं तब से मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं सर। 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, उसके बाद यूपी कांस्टेबल 2018 पेपर लीक, उसके बाद 2020-21 की यूपीएसआई भर्ती पेपर लीक, और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर लीक, और 2023 में आरओ वो भी पेपर लीक, 2023 का कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, और ये स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन की धांधली वर्तमान में चल रही है। सर मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यूथ की आवाज उठा रहे हैं लगातार, और मैं सर आपसे आशा की उम्मीद के साथ देख रहा हूं, आप इसी तरह हम यूथों की आवाज उठाते रहिए, हम आपके साथ पूरी तरीके से, ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है ये सब आपके साथ है, सिर्फ आपके लिए आया है सर। थैंक यू। तो आपने सुनी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स की आवाज। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो, मेहनत करते हो, मगर रोजगार के सारे दरवाजे हिंदुस्तान में बंद पड़े हुए हैं। एक दरवाजा खुला नहीं है। दरवाजे कौन से हैं? पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग का। आज दुनिया में आपको मेड इन चाइना दिखेगा, मेड इन वियतनाम दिखेगा, मेड इन बांग्लादेश दिखेगा,
मगर मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा। इसका कारण है नोटबंदी और गलत जीएसटी ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है। जो छोटे व्यापारी रोजगार दिलवाते थे, जो पहले हिंदुस्तान में होता था, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी, वो सारा का सारा खत्म हो गया है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसको स्टार्टअप इंडिया कहा गया। स्टार्टअप इंडिया में सबसे जरूरी चीज, आप जैसे स्टूडेंट्स को बैंक लोन, छोटे बिजनेसेस को बैंक लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बैंक्स आप जैसे स्टूडेंट्स को 1 रुपया कभी नहीं देंगे। अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए देंगे, मगर आपको 1 रुपया नहीं देंगे। 90% स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं, उनको बैंक लोन नहीं मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप का दरवाजा बंद है। तीसरा दरवाजा, जिसको हम कहते हैं सरकारी नौकरी का, जिसमें आप पेपर लीक का सामना करते हो, उस दरवाजे में भाइयों और बहनों 150 में से एक युवा निकलता है। अगर 150 युवा एग्जाम लेते हैं, सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, एक युवा उसमें से निकलता है। पब्लिक सेक्टर जो पहले 10 साल पहले 14 लाख युवाओं को यह रोजगार देता था, भाइयों और बहनों, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। पब्लिक स्कूल्स बंद कर दिए, पब्लिक अस्पताल बंद कर दिए, नवरत्ना उठा के बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिया, ऐसी कंपनियां बेच दी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सारा का सारा अदानी जी को पकड़ा दिया। इसीलिए पब्लिक सेक्टर बंद है। और आखिरी होप जो आपका था, कॉर्पोरेट जॉब्स, आईटी, बैक ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता था, वो दरवाजा भी भाइयों और बहनों आपके डेटा का प्रयोग करके एआई से यह भी दरवाजा बंद किया जा रहा है। तो सच्चाई है कि पांचों दरवाजे आपके लिए बंद है और इसीलिए आपको भयंकर दर्द हो रहा है। भाई और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। यह सिस्टम क्या है और यह सिस्टम को कौन चलाता है? भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। यह सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अदानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक,
ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक, सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया, इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया, इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने आवाज रखी आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। आइए हम आपकी आवाज सुने। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार। और मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। नमस्कार। आप? मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ। हिमांशु जी जी जी। शिफत फैज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB। नमस्कार सर, मेरा नाम कुणाल पांडे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। शाबाश, वेलकम आप सबका। मैं आपसे आज, अभी मैंने कहा कि अंधेरे में आप लोगों ने लाइट दिखा दी, अंधेरे में आप लोगों ने टॉर्च दिखा दी, और आपने प्यार से किया, मोहब्बत से किया, नफरत से नहीं किया, क्रोध से नहीं किया, हिंसा से नहीं किया। तो ये पूरी भीड़ आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहती है। आपने क्या सहा, आपने क्या किया, थोड़ा बताइए, एक एक करके बताइए। साथियों, जो 22 जुलाई को पटना में बिहार बंद का कॉल था, हम लोग राजभवन मार्च कर रहे थे, और वहां एक चीज हमें एहसास हुआ कि पुलिस ऐसे मौके की तलाश में थी कि वो हम पे लाठी भी चार्ज कर ले, उन पे इल्जाम ना हो। जब हम राजभवन से थोड़ी देर पहले पहुंचे, वहां पे पुलिस वाले थे बिना बैच के, और लाठी की जगह पे वो बैम्बू लिए हुए थे। उनसे जब पूछा गया आपका बैच कहाँ है, तो वहां से अधिकारी पूछते हैं कि आप कौन हो पूछने वाले। मैं बताता हूं तो कहते हैं इससे क्या होगा। हमने कहा सर इतने बच्चे मरे, उनका जवाब कौन देगा। कहते वो तो चले गए, अब क्या तुम भी जाना चाहते हो। मैंने कहा सर वो तो चले गए, लेकिन आप बदलने का वक्त आ गया, क्योंकि आप नहीं बदलेगा सर, कभी नहीं बदलेगा। हम छात्र युवा देश के भविष्य हैं। उसके बाद वो वाटर कैनन चलाने लगते हैं, जिससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो लाठी चार्ज करते हैं, जिससे उनका टारगेट था या सर पे मारो या पैर में। उन्होंने मेरे पैर पे बहुत मारा, मैं गिर गया। उसके बाद वो लाठी चार्ज करने लगे, स्टोन चलाने लगे, आंसू गैस। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं गिर गया उसके बाद जो DSP हैं वो आके दोबारा मेरे पेट पे मार दी, जबकि मेरा लेग डैमेज था। कुछ छात्र मुझे वहां से उठा के ले जाते हैं, साइड रखते हैं। पुलिस वाले आके कहते हैं ये छात्र थोड़े हैं, इसको तो जेल भेजना चाहिए। इवन वो एम्बुलेंस नहीं आने देते हैं। मुझे 3 इडियट की मूवी की तरह स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। जैसे सर मैंने बताया कि वो एम्बुलेंस तक नहीं आने देते हैं। हमें 3 इडियट के स्कूटी की तरह मुझे स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाया गया है। और नेक्स्ट डे जब फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे डिटेन किया जाता है। मेरे पैर में बैंडेज लगा था, 15 घंटा मुझे थाने में बंद करके रखा गया, और जितने फोटो थे सबसे मुझे मिलाया गया। नाम पूछा गया, जब मैं नाम बताया तो इंचार्ज कहती है इसको तो मुझे लगता है कहीं देखा है। मैंने कहा मैम मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मेरे ऊपर एक भी FIR नहीं है। तो कह रही वो तो मैं देख लूंगा। धमके दिए जाते हैं उन्हें, हमें। मैं ये बता दूं कि जब हमें PR बॉन्ड साइन करवाया गया, उसके बाद हमारे एड्रेस पे डिटेन करने के लिए छापे पड़ रहे हैं। हम छात्र हैं, देश के भविष्य हैं, और आज आप हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमें तो नौकरी चाहिए। हम पहले नौकरी के लिए आंदोलन करें, फिर एग्जाम के लिए आंदोलन करें, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करें, और फिर पेपर लिए उसके लिए आंदोलन। हम छात्र हैं या आंदोलन जीवी है? हम छात्र हैं, और आप हमसे वोट लेते हैं तो सर कहते हैं, भैया भैया कहते हैं। आज हमें कहते हैं कि हम कॉकरोच हैं। सर हम देश के जेनजी हैं, और आज आपका सत्ता है, कल हम पलट भी सकते हैं। लेकिन ये गलतफहमी मत रहिएगा मोदी जी, हम बिहारी हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप मुझे जितने धमके देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं, और ये लड़ाई के लिए कल भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा।
क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है ना कि अगर संसद सड़कें सुनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सर आप जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, तो हमारा जवाब है कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया देखेंगे। ठीक है, शाबाश। सर मैं मतलब कि बीएड हमारी मम्मी करवाई थी जमीन बेचकर। 4 साल से वैकेंसी अभी तक नहीं आई है सर। जब आंदोलन करने जा रहा हूँ तो सर मतलब कि सम्राट चौधरी का गुंडा जो कि पुलिस जो हम लोग को लाठी से मारती है और जेल भेजती है। सर जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद मतलब कि कुछ भैया को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद मतलब कि हम लोग जब स्टेट क्वालिफाइड। रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में हो अपने, खुल के बोलो, टेंशन मत लो। ये जब मैं पहली बार ऐसे बोला था मैं भी नर्वस था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल के बोलो। मैं मतलब स्टेट क्वालिफाइड सीटेट क्वालिफाइड पीजी बीएड करके आया हूँ, फिर भी 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। जब मतलब कि आंदोलन 4, 5, 6 साल से मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ, किसान का बेटा हूँ सर। ये महीना का 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा होता है सर, कहाँ से मम्मी देगी। अब मम्मी टेंशन में चली जाती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या चाय का दुकान खोलूंगा या सुसाइड करूंगा सर, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। सुसाइड आपका ऑप्शन नहीं हो सकता ब्रदर। कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। पीजी बीएड इतना स्टेट सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद 20,000 का नौकरी भी नहीं मिलेगा सर पूरा इंडिया में। उसके बाद मैं सर जब मतलब कि मम्मी मतलब कि सुनती है कि आंदोलन में गया है तो मम्मी को पानी चढ़ने लगता है सर टेंशन से। उसके बाद सर मतलब हमारे एक मंत्री हैं बिहार के, अशोक चौधरी नाम है सर, वो 56 साल के होकर वो प्रोफेसर बने हैं सर, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड है सर। वो कैसे बन गए सर बिना विदाउट इंटरव्यू का? कैसे बने सर? एक सीट खा गया सर ये मतलब युवा का। अच्छा आपके फैमिली ने कर्ज लिया? सर जमीन बेच के मतलब बीएड किया हूँ सर। सोच लीजिए हम किस लेवल के हैं फैमिली सर। अभी तक 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। सोचिए हर महीना सर हम मतलब वैकेंसी डेट निकाला जाता है, लेकिन निकलता नहीं है सर। आज भी सितंबर में एग्जाम का डेट दिया हुआ है, अभी तक फॉर्म नहीं आया है सर। फिर आंदोलन करूंगा, फिर थाना में जमा होऊंगा, लेकिन डरूंगा नहीं सर इस सम्राट चौधरी के गुंडा से। शाबाश, बहुत अच्छा बोले। ग्रीटिंग्स टू ऑल, मेरा नाम शिफत फैज है और मैं थोड़ा पास से पकड़ा। ग्रीटिंग्स टू ऑल, मेरा नाम शिफत फैज है और मैं फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हूँ पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड। जब 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और गवर्नमेंट के थ्रू स्टूडेंट पर ब्रूटली मारा पीटा गया, उन पर वाटर कैनाल्स फेंके गए, उन पर टीयर गैसेस चार्ज किए गए, उसके खिलाफ 22 जुलाई को पटना में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया। वहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन फिर बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने स्टूडेंट के साथ फिर से ब्रूटली ट्रीट किया, उन्हें मारा और रातों रात उनके घर से उन्हें डिटेन कर लिया जाता है बिना इस जानकारी के कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है, वो कौन से किस थाने में है। इन सब हमने 23 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ, स्टूडेंट ब्रूटैलिटी के खिलाफ और बिना अनलॉफुल वे में डिटेन होने के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही वहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और एसडीएम मौजूद थे। सर हम छात्र हैं और हमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट मुझे यूनिवर्सिटी के गेट से घुसने नहीं दिया जा रहा था। फिर भी क्योंकि मेरा वो प्रोटेस्ट था, हम लीड करने के लिए जैसे तैसे घुसे। हमारे कुछ फेलोज जो प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आ ही रहे थे, उन्हें पुलिस गेट से ही भगा देती है और कुछ फेलोज को लाठी चार्ज कर डिटेन कर लेती है बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। उनका सर 10 से 12 घंटा फूटा रहता है पुलिस स्टेशन पे। लेकिन लेकिन उस रात हमें छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगले सुबह से बिहार की सड़कों पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे थे उन्हें उठा लिया जाता है लाइब्रेरी से, उनके घर से, बिना किसी पुलिस वारंट को। और
25 जुलाई को सिवान में एक 47 फायर किया जाता है, उसमें एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है और एक स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज रहता है। क्या इसके खिलाफ बिहार सरकार ने अपनी एक आवाज नहीं उठाई, ना ही एक बात रखी? खैर, आप सब जानते हैं कि बुराई का अंत होता है और हमारी जीत हुई। 25 जुलाई को जब आप लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की खुशी मना रहे थे, तब बिहार के छात्रों में अलग सा डर और भय मौजूद था। उन्हें कहीं से भी कभी भी अरेस्ट कर डिटेन कर लिया जाता और उन्हें किस पुलिस स्टेशन में भेजा जाता, इसका कोई अता पता नहीं है। चलिए अब हम बिहार के महिला शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं। जब एक बिहार की लड़की अपने पढ़ाई के लिए लड़ती है तो सबसे पहला लड़ाई उसका उसके घर वाले से होता है। वो जैसे तैसे घर से निकल तो जाती है, फिर बिहार सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है, वैकेंसी निकालती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है, उसी दौरान उन्हें मारा जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। हम स्टूडेंट हैं, कोई प्रोटेस्टर नहीं है, और फिर बिहार सरकार इसी चक्रव्यूह में हमें छोड़ देती है। खैर, यही है हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था। और सर, हमारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर आपको लगता है कि हम आपकी डिटेन और अरेस्ट से डर जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। और सर, कल को अगर आप गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी बने तो हमें ये एक्सपेक्ट है कि जैसे आप आज स्टूडेंट्स के खिलाफ, स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, वैसे कल भी खड़े रहे। बिल्कुल सर, आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू। शाबाश। सर, सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पूर्वांचल के हमारे हजारों छात्रों की तरफ से आपको धन्यवाद सर। और सर, मैं सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ सर, और हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है सर। हमारे लॉ फैकल्टी में सर जो लाइब्रेरी है उसमें सर पूरी पानी आती है, मतलब बाढ़ आता है सर। और जब लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, जब हम लोग पूछते हैं कि सर लाइब्रेरी बंद क्यों, तो कहते हैं उसमें करंट का पानी दौड़ता है, बेटा आप बाहर रहो। मतलब सर हमारा बुक जो आता है सर वो हजारों की आती है, हम लोग सर पूरी बरसात सीजन में सर हम लोग उस बुक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सर। और हमारे साथी जो सर प्रोटेस्ट में बैठे हुए पिछले 1 महीने से सर, तो उन्होंने जब उनकी सर बहुत बेसिक मांगे है सर, जो एक ह्यूमन के लिए सर जो चाहिए सर, उनको सर प्रॉपर सैनिटेशन के लिए सर जो प्रॉपर वॉशरूम साफ पानी चाहिए छात्र संघ के लिए, और उन्होंने 400% सर फीस वृद्धि किया है सर। यहाँ हमारे पूर्वांचल के हजारों साथी हैं सर, उनसे पूछिए, उनके बिल्कुल सर 400% सर इका बैग, उनसे पूछिए सर। हमारे घर के सर जो मैक्सिमम इनकम होती है सर 70% से ज़्यादा लोगों के पास वो 8,000 रुपये है सर। और हमारे जो हॉस्टल की फैसिलिटीज और फीस है सर वो 30-30 हज़ार रुपये कर दी गई है, पूरे देश भर में सबसे महंगी सर, सबसे महंगी। इवन उनको जो हमारे जो संघ के आका ऊपर के बैठे हुए सर, उनका कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होगा, लेकिन हम बच्चे अगर जा करके कहें कि मैम, या फिर हमारे जो DSW सर है उनसे कहें कि हमारा डिबेटिंग सोसाइटी है, कुछ कल्चर है, आप एक प्रोग्राम करवा दो, तो हमको सर 15-20 ज्ञापन देने पड़ते हैं। उसके बाद भी हमें मिलते हैं सिर्फ ताने कि तुम लोग मतलब कुछ नहीं करो, लाइब्रेरी को आप 24 घंटे ओपन करो। हम लोग पढ़े तो वो कह रहे हैं कि 8 घंटे करते हैं, उसको किए, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि 24 घंटे लेकर पढ़ कर क्या करोगे, कौन सा कलेक्टर बनना है तुमको, आप बताइए सर। अब हमारे इलाहाबाद से सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सर इतने सारे प्रधानमंत्री निकले, इतने मुख्यमंत्री निकले, और वहीं पे छात्र संघ को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि गरीब घर के लड़के कभी भी राजनीति में ना आ पाए और बड़े घर के लड़के आ करके जो है उसको सत्ता संभाले। हम लोग हमेशा सर गुलामी करें, हमारी मानसिकता ऐसी बना दी जा रही है। और अगर आप कुछ भी बोलो तो उनके से संघ के गुंडे पाल रखे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है सर, आपने भी कमेंट किया था उस पर सर, आपकी आवाज उठाया हमारे लिए सर, फिर से धन्यवाद सर। हमारे साथी आशुतोष मौर्य, सौरभ गढ़वाल, शिवम यादव, ये लोग बैठे थे सर। हम लोगों पे सर पीछे गेट से जो उनके जो प्रॉक्टर सोकर जो गार्ड उनके होते, जिनमें किन्हीं का नेम प्लेट नहीं लगा सर, हम लोग अगर 10 बार आन जान करेंगे, हमें 10 बार दिखाना, उनमें से किन्हीं का नहीं है सर। वो पीछे वाले गेट से सर कम से कम 60 से अंदर लड़के भेजे, और उसके बाद वो आए और बर्बरता से हमसे झगड़ा हुआ सर, हम लोगों से सर, मतलब उनकी हाथापाई, मतलब हम लोग बैठे थे, हमारा सारा सामान छीन लिया गया, हम लोग को भगा दिया गया, हम लोग को मजबूरन सर वहाँ पे पीछे पुलिस भी खड़ी थी सर, हमारे यूनिवर्सिटी की थाना है सर, 2 पुलिस वाले पीछे खड़े हैं, और वो 2 लोग थे सर। और दिन जब हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे सर 3-3 गाड़ियाँ आकर के लगती है, ऐसे लगता है कि हम लोग कोई आतंकवादी बैठे हैं, अंदर जा करके क्या ही कर लेगा ये लोग। और सर उसके अलावा सर हेल्थ फैसिलिटी पे हम लोग आते हैं तो उसके लिए आप आवाज़ उठाए तो बोलता है कि सरकार बाहर रखा है ना, बाहर जाओ आप। हमारे पास सर मतलब कहने को वहाँ पे शिक्षा से लेकर के सर जो नियुक्तियाँ जो होती हैं सर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप सवाल करोगे आपकी डिग्री रोक दी जाएंगी। अभी हमारे साथियों पे सर मुकदमे कर दिए गए, अभी हम दोनों यहाँ पे हैं, हो सकता है कल पे हम दोनों पे मुकदमा होगा।
बिल्कुल सर, ये वहाँ का नियम है सर। सर हम कह देना चाहते हैं, बिल्कुल सर, हम कह देना चाहते हैं सर, हम गांधी के अनुयायी थे, गांधी के अनुयायी है, गांधी के अनुयायी रहेंगे, और उन संघी या कोई भी हो सर, हम डरने वाले नहीं है। आइडियोलॉजी से समझौता सर जीवन में कभी नहीं होगा। हम पहले भी आपके खिलाफ थे, हम पहले भी अन्याय के खिलाफ थे, हम आज भी है सर, हम आगे भी रहेंगे। और सर आपके साथ के लिए सर फिर से हमारे सभी पूर्वांचल के साथियों की तरफ से सर एकदम फिर से धन्यवाद सर। आप हमारे लिए आए सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा बोले आप। सर मेरा नाम कुणाल कुमार पांडे है सर, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष का छात्र हूं सर। सर हमारे विश्वविद्यालय में सर जो सीटें हैं उसमें 50% की कटौती कर दी जाती है, और हमारा जो फी है सर उसे एक बार में 400% की बढ़ा दिया जाता है, और प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि की जाती है। सर इसी के विरोध में हम लोग पिछले 30 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हमें विश्वविद्यालय में धरना नहीं देने दिया जाता है सर, और सर हमें कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सर हमारे जो VC मैम है सर, वो जो छात्र धरना प्रदर्शन, उन्हें विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश मना कर दिया गया है सर। हम इससे बहुत पीड़ित है सर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी छात्र बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं सर। मुझे पता है मैं यहाँ से जाऊँगा, कल मेरा भी निलंबन हो जाएगा, मेरे पर भी FIR हो जाएगा, लेकिन मैं अपने VC मैम से कहना चाहूँगा, मैम मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, ना मैं निलंबन से डरता हूं, ना मैं AK-47 से डरता हूं। जो मेरा हक है, जो मेरा अधिकार है, मैं वो लेकर रहूंगा, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम इस धरने से नहीं उठेंगे। शाबाश, धन्यवाद सर। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। हम लोगों पे सर बातें नहीं करवाना सर, कुछ कीजिए सर, हम लोग को मारा जाता है सर। अब मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। हाँ अलंकार है, मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा, ठीक है, घबराओ मत। वेरी गुड। तो ये थी बिहार और उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आवाज। अब मैंने आपसे कहा कि आपने अंधेरे में टॉर्च जला दी, आपने हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को जगा दिया। आप सब अब बात समझ गए हो। मैंने आपसे सिस्टम की बात की। हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है, और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में मोदी जी की फोटो दिखाई, अमित शाह जी की फोटो दिखाई, अदानी जी की दिखाई, मोहन भागवत की दिखाई, मगर नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है, प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इस रिस्पांस के लिए धन्यवाद। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए, मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। और है जैसे सर ने कहा, खत्म टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय बाय। और बदलाव तो आ रहा है सर, और आएगा भी। आज क्या है, हम सब यहाँ एकत्रित हुए, एक जेनजी मोमेंट हम आपके साथ क्रिएट कर लें, बताइए, है ना? क्या है, जेनजी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है, तो चलिए, फोन है, ये हमारा फोन तैयार है सर, हम सब तैयार है सर के साथ सेल्फी के लिए। Thank you so very much. Lovely. एक बार दोबारा से और शोर मचना चाहिए everybody. One last message. One last message. You are India's spirit. You are India's future.
You are the most beautiful youngsters in the world. You cannot allow yourself to hate. You cannot allow yourself to be violent. You are loving youth. मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज. हमें सुधारनी है गलतियां बिके हुए ईमान की, हमें उठानी. तो अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी को और राहुल गांधी का भाषण, और बहुत एग्रेसिव नोट पे ये भाषण रहा. और यहाँ पर छात्रों की गूंज, छात्रों के बीच कुछ छात्रों को बुलाकर, दिल्ली उधर पटना यूनिवर्सिटी से और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे. हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं. मुकेश कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमनिंदु जी हैं, प्रशांत जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और शकील जी. और उधर इलाहाबाद से सीधे केपी इंटर कॉलेज ग्राउंड से जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है, वहां से हमारे 2 साथी हैं, इकरार हैं और अफजल हैं. दोनों हैं, साथ में कुछ यूथ भी दिखाई दे रहे हैं. सीधे उनके पास चलते हैं. क्या यहाँ पर क्या कुछ रहा है, कैसी प्रतिक्रिया है, रिएक्शन कैसा है, ज़रा ये बताइए. इकरार, और राहुल गांधी का भाषण खत्म हो चुका है, लोगों का जाना अब शुरू हो चुका है, दिखाई दे रहा है आपके पीछे. आपने बात भी की होगी काफ़ी युवाओं से, क्या कुछ है, और आपके साथ कुछ युवा भी हैं, बताइए. जी बिल्कुल राजीव जी. सबसे पहले तो मैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी अपना भाषण ख़त्म किया है और राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो मैसेज दिया है, क्या वो मैसेज युवाओं को रिलेट कर रहा है, इसलिए हमने सीधा तुरंत उनके भाषण के बाद में कुछ युवाओं से बात की है. और उन युवाओं ने क्या सोचते हैं, जो राहुल गांधी ने उनके सामने जो बातें रखी, सीधा युवाओं से हम बात करते हैं. जो राहुल गांधी ने अभी जिस तरह से आप लोगों के साथ संवाद किया, लगातार संवाद कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप उन मुद्दों से रिलेट करते हैं? आपको लगता है कि जो राहुल गांधी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या वो मुद्दे हैं, वास्तविक में हैं? देखिए, बात यहाँ पे है, बात यहाँ पे सबसे बड़ी ये बात है कि जो राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनके द्वारा जो जवाबदेहिता का मुद्दा बनाया जा रहा है छात्रों के साथ, क्योंकि पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट का जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पर लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं. अब समय है जेन जी का. जेन जी मांग कर रहा है कि जवाबदेहिता हर एक एग्जाम में, हर एक संस्था में होनी चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट भी हो, जहाँ जो सर्वश्रेष्ठ भारत का एक, जहाँ पर जो न्याय, उनकी जो बातें मानी जाती है, वहाँ भी छात्र जो है जवाबदेहिता की मांग कर रहे हैं. लगातार राहुल गांधी जी जवाबदेहिता को ही अपना मुद्दा बनाए हुए हैं. अब यूपी में आए हुए हैं तो हम लोग यूपी की बात यहाँ पर ढलले से करेंगे कि जो यूपी उत्तर प्रदेश का जो पेपर लगातार लीक हो रहा है, चाहे वह लेखपाल का पेपर हो, दरोगा का पेपर हो, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो, यहाँ पर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो, जो इस तरीके के प्रॉक्टर के द्वारा छात्रों को खुलेआम गाली दी जाती है, उन सभी का, क्योंकि ये लोग एक नौकर हैं, मोटी तौर पर देखें तो ये लोग सरकारी नौकर हैं. सरकार हमारी है, सरकार हमारे प्रति जवाबदेह है, और हम लोग सरकार को चुनते हैं तो सरकार हमारे लिए नौकरों को चुनती है, क्योंकि वो हमारी रक्षा कर सके, सेवा कर सके, हमारा जो भी काम हो वो लोग वहाँ से निपटारा कर सके. लेकिन ये लोग अपने पद पर, प्रतिष्ठा पर पहुँचने के बाद तानाशाही रवैया अपनाने लगते हैं. उसी के लिए जेन जी पूरा एकजुट हुआ है. हम लोग जवाबदेहिता की मांग कर रहे हैं सारे संस्थानों में. मैं आपको बता दूं, चाहे वो मीडिया भी हो, अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज कहा जा रहा है, उसमें भी जवाबदेहिता होनी चाहिए, क्योंकि देश में लगातार सांप्रदायिक ताकतों का मन बढ़न तो होते जा रहे हैं. अब लगातार मॉब लिंचिंग की भी घटनाएं सामने आती रहती हैं. जी बिल्कुल. क्या राहुल गांधी जो मैसेज देना चाह रहे थे आप लोगों को लगता है आप बोलना चाहेंगे? राहुल गांधी यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा. मतलब वो छात्रों के लिए आवाज़ उठाई उन्होंने. बस इनकी आवाज़ एक ही है, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है. नादान न समझ इनको, लहरों ने बगावत कर ली है. हम परवाने हैं, मौत समा मरने का है खौफ कहाँ, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है. सबकी बगावत रहेगी, चलती रहेगी. और देयर विल बी नो मोर विड्रॉल्स. कोई भी यहाँ से पीछे नहीं हटने वाला है. जो लोग आ चुके हैं वो बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हम लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे. पीछे छात्र एकता जिंदाबाद, छात्रों की जीत होगी. हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं. मैं जंतर मंतर गया था, परंतु उतने में प्रोटेस्ट वहाँ पे समाप्त हो गया था. मैं वहाँ से लौट के छात्रों की गूंज में आया हुआ हूँ. यहाँ पे मैं प्रयागराज में रह के तैयारी कर रहा हूँ, और यहाँ पे सभी बच्चे SSC UPSC जितने एस्पिरेंट हैं सब त्रस्त हो चुके हैं इनकी सरकार से. अब देखिएगा
कैसे खेला होता है। अभी तक बहुत जाति धर्म के नाम पर इन लोगों ने देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। नौकरी के नाम पे कुछ भी नहीं है। हम लोग तमाम प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से नौकरी मिल जाए, 10,000 5,000 रुपए की, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। युवा यहाँ पे आकर के उसके माँ बाप कैसे धान बेच करके, खेती करके किस तरीके से पैसा बेचते हैं, ये सरकार नहीं समझ पा रही है। जब हम लोग ये मांग करते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हमारा परीक्षा सही होना चाहिए, ये लोग लाठी देने का काम करते हैं। इन लोगों ने बहुत हमको बरगलाया और 10 साल समय इनको बहुत दिया गया, ये बहुत सपने दिखाए थे। इन्होंने जो 56 इंच का, राहुल गांधी ने सही कहा, जो 56 इंच का सीना था वो 36 इंच का हो गया है। और देखिएगा राहुल 26 हो गया है, देखिए नौजवान कह रहा है। और देखिएगा आने वाले समय में भाजपा के नेता और भाजपा के लोग अगर गलत इसी नीतियों पे चलते रहेंगे, जनता दौड़ा दौड़ा करके यही छात्र, यही नौजवान इनको पीटने का काम करेंगे। जिन्होंने इनको आसमान पे बैठाया है, यही लोग इनको नीचे उतारने का काम करेंगे। ये आज आप लिख लीजिए, डीबी न्यूज चैनल। आप लोग तो गोदी मीडिया का काम मत करिएगा, बहुत सारे ऐसी फालतू मीडिया है, लेकिन आप लोग अच्छा दिखाते हैं, सही चीज दिखाते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा कि राहुल गांधी के लिए छात्र अपने से आए हैं, कोई बसें नहीं लगी, कोई लोग नहीं लगे, कोई चीज नहीं हुआ। ये छात्र राहुल जी के नाम पे आए हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई में एकदम साथ हैं। और ये जो डेटा का नशा है, लोगों को रील बना करके तमाम चीजें करके हम लोगों को जो बरगलाया जा रहा है, आने वाला समय यही जेन जी इस तरीके से इनकी सरकार को पलटेगा, इस तरीके से इनकी सरकार को पलटेगा कि इनकी रातों की नींद हराम है। आपने देखा कि संसद से हमारा प्रधानमंत्री भाग गया है भगोड़ा, हमारा अमित शाह भाग गया है, रक्षा मंत्री नहीं आ रहा है, गृह मंत्री नहीं आ रहा है, और ये लोग संसद में जवाब नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि छात्र जाग गया है और छात्र इनसे लेकर के रहेगा। और छात्र का क्या कहना है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम लोग इनसे बदला ले करके रहेंगे, ले करके रहेंगे, ले करके रहेंगे। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास वनली कुछ चुनिंदा मुद्दे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, ईद दिवाली, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान। रही बात, और एक आप हमसे योग्य हैं, आप हमसे वरिष्ठ हैं। आपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी का एक वाक्य सुना होगा, जिन हाथों में शक्ति भरी होती है रात तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति होती है सर उतार लेने की। आने वाले समय में 2029 में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, और ये भाजपा की सरकार को, निरंकुश सरकार को ऐसे उखाड़ कर फेंकेगी जैसे एक किसान अपने खेत से घास उगाकर फेंकता है। इंकलाब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मेरा नाम पीयूष यादव है, मैं जौनपुर जिले से आया हूं। मैं NSUI का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं और राहुल गांधी जी का सच्चा सिपाही हूं। जी बिल्कुल, आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगा कि अब हम माने जो हमारे गृह मंत्री है, अपने लड़के को तो BCCI के अध्यक्ष बना रहे हैं, हम लोग के ऊपर जो लाठी चलवा रहे हैं। आप ही सोचिए, सोचना चाहिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस इतनी बढ़ गई है कि ये हम कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है, कोई अफोर्ड कर पाता है। उसके बाद में उस पे तो उन्हीं के पाले हुए नेता परेता बिजनेसमैन उद्योगपति खोल दे रहे हैं मेडिकल कॉलेज। कहाँ से करेंगे? आज मोतीलाल की फीस नहीं बढ़ी है, प्राइवेट कॉलेज की फीस कैसे बढ़ गई? क्यों बढ़ाया तुमने? आप ये देखिए, प्रयागराज है, इलाहाबाद है, ठीक है। यहाँ का किला जो हिला देता है तो पूरा देश का किला हिल जाता है। तो आज राहुल ने किला हिला दिया। आज राहुल के साथ पूरा प्रयागराज के छात्र सब इकट्ठे हुए थे, अब इनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। अब राहुल गांधी भी इनका नेतृत्व कैसे करते हैं, अब ये भाजपा खलबलाई हुई है। अभी देखिए राहुल गांधी के मतलब कार्यक्रम को रद्द करने के कितना प्रयास किया गया, नहीं हुआ ना। ऐसे आगे भी बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएगी इनसे। और राहुल गांधी आ रहे हैं, PDA की सरकार भी आ रही है, हम छात्राओं की सरकार आएगी और छात्राओं की बात सुनी जाएगी। छात्राओं की जो भी समस्याएं हैं उस पर काम होना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो। हम अपनी बात रखने के लिए राहुल गांधी के पास आए थे। अगर राहुल गांधी हमारी बात लेकर के आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, तो राहुल गांधी जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आप कुछ कहेंगे? मैं सबसे बात करूंगा आप लोगों से। देखिए, जैसा इन्होंने बोला कि छात्र यहाँ पे आए हैं, तो मैं भी एक छात्र हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि कोई भी कहीं भी किसी की भी सरकार हो,
ये होना ही है, पेपर लीक होना ही है। चाहे वो राजस्थान में जब 2022 में कांग्रेस की सरकार थी तब हो, अभी भाजपा में जो नीट लीक हुआ वो हो, या फिर झारखंड में जो अभी प्रोटेस्ट चल रही है वो हो, पेपर लीक होना ही है। हमें एजुकेशन मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं, हमें एजुकेशन सिस्टम सही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम ठीक करना होगा। क्या कहेंगे आप? किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उस देश का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दीजिए। मुगल आए, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद किए, अंग्रेज आए, एजुकेशन बर्बाद किए, मोदी जी आए, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद। जब देश की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है तो आप प्राइमरी विद्यालय क्यों बंद किए? प्राइमरी विद्यालय बंद किए, उसके बाद जब वही एनटीए बार बार परीक्षा लीक करवा रही है तो उसी एनटीए को क्यों एग्जाम करवाने के लिए दिया जा रहा है? हाँ, और इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 6000 से कम अधिक सीटें घटा दी गई हैं, 400% फीस बढ़ाई गई और प्रत्येक वर्ष 10% करके वर्तमान समय में 600% फीसें बढ़ा दी गई। जब आप 600% सीटें बढ़ा दिए हैं, फीस बढ़ा दिए हैं, और फिर उसके बाद आपको 6000 सीटें कम करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और उसके बाद जब देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो विश्वविद्यालय और खुलने चाहिए या बंद होने चाहिए? आप बताइए, सीटें घटाई क्यों जा रही? इसका सवाल अगर हम बीसी मैम से पूछते हैं तो बीसी मैम का एक जवाब आता है कि इनका निलंबन कर दीजिए। हम 10 जुलाई से गांधीवादी तरीके से हमारे साथी आंदोलन पर बैठे थे, लेकिन बदले में हम छात्रों को क्या मिला? निलंबन, निष्कासन, मुकदमे और धमकी देते हैं कि तुम्हारा भविष्य खराब कर दें। यहाँ छात्र भविष्य बचाने आता है। तो मैं यहाँ आपके माध्यम से बता देना जो सरकार को और वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव कि हम छात्रों के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आपके पास बहुत कुछ खोने के लिए। हमारे ही टैक्स से पैसे से इनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं और हम जब अपना अधिकार मांगते हैं तो हमारा भविष्य खराब करने की धमकी देते हैं। जी बिल्कुल, भविष्य खराब करने की। जी अभी एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, सब बच्चे अपना पक्ष रख रहे हैं। एक भी बहुत जरूरी बात है जो अभी 21 मई को लेखपाल का पेपर हुआ है। 7994 पोस्ट आई थी, लगभग 5 साल बाद वो वैकेंसी आई थी। पहले बच्चों ने पेट क्वालिफाई किया, उसके बाद लगभग 1.5 या 2 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया गया मेंस के लिए। तो 10 से 12 बजे तक पेपर था, एक ही शिफ्ट में था, क्योंकि सिर्फ 1.5 लाख बच्चे थे पूरे यूपी में जिनको क्वालिफाई किया गए थे मेंस के लिए। हम लोग जब 12 बजे पेपर दे के निकले लेखपाल का तो पता चला कुछ कॉलेज से बच्चे 3 बजे निकल रहे हैं, यानी 3 घंटे कॉलेज के अंदर हैं, उनको प्रॉपर नकल कराई जा रही है। और कुछ बच्चों ने बताया कि आंसर की पहले से वायरल है। हम लोगों ने आंदोलन किया प्रयागराज में तो हम लोग पे लाठियां बरसाई गई। उसके बाद जो कोचिंग के टीचर्स हमारे साथ थे उनका कोचिंग सील कर दिया गया ताकि आवाज़ न उठा पाएं। तो वो टीचर भी बेचारे डर गए। अब वो आंदोलन खत्म हो गया, वो पेपर लीक है, प्रॉपर आंसर की भी वायरल है, लेकिन अभी तक योगी जी ने एक ट्वीट नहीं किया कि कम से कम उसमें सीबीआई जांच ही करा दे, ताकि बच्चों को ये तो हो जाए ना कि हाँ चलिए जो भी हुआ जांच में सही है तो मतलब नहीं हुआ होगा। अब वो 7994 पोस्ट पे बच्चे सोच रहे थे कि मेरा सिलेक्शन होगा, जिन्होंने अच्छे से पेपर दिया है मेहनत करके उनका सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि पेपर तो लीक हो चुका। कम से कम गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उस पेपर को कैंसिल कर दे और री एग्जाम ही करा लेगा, थोड़ी सी शर्म बची हो तो, क्योंकि ऐसे तो एजुकेशन सिस्टम नहीं चल पाएगा। वो सारी सीटें बिक चुकी हैं, एटलीस्ट इतना करे गवर्नमेंट, उसको कैंसिल करके री एग्जाम कराए। सरकार ने तो मान लिया कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है लेखपाल वाले में। और सर बात रही प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तो 7-8 साल हो गए हैं। सरकार सबसे पहले क्या करी है? 10 साल हो चुके हैं। 69,000 जो आई थी उसके बाद नहीं आई अभी तक। ऐसा है कि एक एजुकेटेड पर्सन ही एक एजुकेशन की बात कर सकते हैं। राहुल सर ने जिंदगी की नब्ज पकड़ी और एजुकेशन की पूरे सिस्टम बदलने की वो बात कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये कहता हूं कि जैसे एक मुद्दा डिलिमिटेशन का भी बहुत है कि लोकसभा की सीट्स बढ़ाई जाएं, तो सर क्या जितने जेनजी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके अनुपात में क्या कॉलेजेस भी उतने बढ़े हैं? क्या हेल्थ केयर सिस्टम हमारा उतना आगे गया है? और भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या उस लेवल का है? सिर्फ आप अपनी बात करेंगे जहां आपका अपना फायदा हो, युवाओं की बात कौन करेगा? राहुल सर कर रहे हैं, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सर आप जैसे लोग, जैसे राजीव सर हैं, आप हैं सर, आप लोग भी मैग्नीफाई करते हैं हमारी आवाज को, तो आपको भी बहुत धन्यवाद है सर। सर इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि इतने दिनों से प्राइमरी शिक्षक की भर्ती न है, उसके बाद इन लोगों ने ये बोला कि शिक्षक की कमी है, बच्चे कम है स्कूल में, तो सारे स्कूल को बंद कर दिए, ना शिक्षक भर्ती दिए, ऊपर से स्कूल को बंद कर दिया और आज तक दे नहीं रहे। 27,000 स्कूल बंद कर दिए योगी सरकार ने अभी, और 8 सालों से वैकेंसी आ ही नहीं रही है। और उसके बाद अभी क्या कहते हैं, अभी टेट 5 सालों बाद टेट का अभी निकलवाया गया है, अभी उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। और अभी देखिए क्या होता है, उसके बाद वैकेंसी आती है कि नहीं आती है, फिर सिर्फ टेट के नाम पर सिर्फ जुमला दिया जाता है। बस ये सरकार सिर्फ और सिर्फ टेट के टीचर के नाम पे सिर्फ जुमला ही कर रही है। 8 सालों से 2019 के बाद कोई टीचर की वैकेंसी नहीं आई हुई है। लाखों छात्र डीएलएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रहेंगे और ऊपर से स्कूल बंद कर रही है। और ऊपर से बोलते हैं कि बच्चे ज़्यादा हैं
टीचर ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। तो आप ऐसे रूल्स क्यों नहीं बना रहे हैं जिससे बच्चे आपके प्राइमरी स्कूल में भरोसा करें? आप स्कूलों को बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन आप रूल्स ऐसे नहीं बना रहे हैं जिससे बच्चे और प्रभावित हों और स्कूल आएँ। आप मिड डे मील दे रहे हैं, उसमें देख रहे हैं वीडियो अभी वायरल हुआ उस दिन, उसमें पानी पानी दिख रहा है। सिर्फ आप ऐसा रूल क्यों नहीं बनाते हैं? करके तो प्राइवेटाइजेशन को आगे कर रहे हैं। इसी वजह से आप देखिए, क्या आपको लगता है राहुल गांधी आप लोगों की जो है नब्ज है वो पकड़ ली है? क्योंकि जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और वो लगातार जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने देखा कि कोटा में किया, उत्तराखंड में देहरादून में किया, और जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसमें भी राहुल गांधी ने जो एक अलग एक तरह से मोर्चा खोलकर किस तरह से पार्लियामेंट में दबाव बनाया, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो नब्ज है जो वो नब्ज पकड़ लिए? राहुल गांधी राहुल का दर्द पकड़ लिए हैं, युवाओं का दर्द ही समझ लिया उन्होंने। देश की युवाओं का दर्द कैसा है वो महसूस करते हैं और इस बात को अपने मंच से उठा रहे हैं कि देखिएगा किसी भी देश की जो तरक्की होती है वहाँ की मजबूत शिक्षा व्यवस्था से होती है। दुनिया के जितने भी तरक्की पसंद देश हैं वो अपने यहाँ देश में प्रयोगशाला खोल रहे हैं और हमारे यहाँ गौशाला खोले जा रहे हैं प्रयोगशाला बंद करके। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार जो है बौद्धिकता से डरती है, इंटेलेक्चुअलिटी से डरती है। अगर मतलब यहाँ के युवा पढ़ लेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो बौद्धिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। अगर बौद्धिक रूप से मजबूत होंगे तो वो समस्या बनेंगे सरकार के लिए, और सरकार चाहती है कि जहाँ से बौद्धिक रूप से मजबूत होता है उस शिक्षा संस्थान को ही बंद कर दो, खत्म कर दो, महंगा कर दो, वो वहाँ पर पहुँच न पाए। छात्र अनपढ़ राजनेता पैदा करने के लिए छात्र संघ चुनाव बंद करा दिए गए। छात्र संघ चुनाव हुआ करता था तो पढ़े लिखे नेता पैदा होते थे और जो देश के युवाओं का, गरीबों का दर्द उठाते थे। अब तो सब धनपति पशुपति लोग बन रहे हैं नेता, वो क्या आवाज उठाएंगे? तो समस्या इस देश की शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, अगर राहुल गांधी उस व्यवस्था को बदलाव करने की बात कर रहे हैं तो हम सभी छात्रों का पूरा समर्थन करते हैं। इसलिए राहुल गांधी की सभी बातों से और उन्होंने जिस देश के युवाओं का जो दर्द समझा है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। समय बदल चुका है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप जी, हमें कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी जिस तरह युवाओं के मुद्दों को पकड़े हुए हैं, हम यही कहना चाहते हैं जैसे शिक्षा, बेरोजगारी और कारखाने हर एक चीज़ के लिए बंद। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा एक सबसे बड़ी ये समस्या है कि जैसे पेपर कराया जाता है, UPSSC एक वैकेंसी है, एक आयोग है, उसमें क्या होता है कि अगर 2023 की वैकेंसी UPSSC JEE की है और 2026 चले, अभी तक उसका क्या फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर की अब आया है, अब वो कोर्ट में चल रहा है क्योंकि इसका धांधली करने का 100% है। और इस लेखपाल में हुआ, लेखपाल में भी यही हुआ कि क्या नाम है कि उसमें साक्षात रूप से प्रमाण दिया गया कि यहाँ लखनऊ में यहाँ पर क्या नाम है धांधली हुई, उसके बाद भी कोई जांच नहीं हुई। दरोगा वैकेंसी हुई, दरोगा में आज तक पूरी इतिहास में 93% कोई आज तक रिजल्ट नहीं गया है, और 93% रिजल्ट आना अपने आप में एक छात्र के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यूपी पुलिस के रिजल्ट आया है, यूपी पुलिस के रिजल्ट में 86%। आप सोचिए रनिंग का DVPST का रिजल्ट। तो सरकार तो बहुत दावे करती है कि नौकरियां दी जा रही, 2 करोड़ नौकरियां दी गई हैं तमाम जो हम साल 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी हम गिनाते कितने करोड़ नौकरियां दे रहे हैं। आज शिक्षक भर्ती 2000 कब से नहीं आई है? 2017, 18, 19 के बाद आज तक शिक्षा भर्ती नहीं आई है। ये लोग कैसे 2 करोड़ 69,000 शिक्षक घोटाला। अगर हम धरना सर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक बात बोलूंगा। यही सरकार बोली थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इन्होंने अपना वादा ही पूरा नहीं किया। गौ माता को क्या कहते थे? राष्ट्र माता। आज तक हमारी गौ माता कितनी वो हो रही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने छात्रों के साथ जो अन्याय किया ही सभी के साथ किया, और जो वादा इन्होंने किया वो भूल चुके हैं। ये प्रयाग नगरी है, अमित पांडे इटार पांडे नाम है, ये छुंदई है हमारा सिखा। मैं संकल्प लेके कह रहा हूँ 2027 में अगर घमंड न तोड़ दिया तो आप बताइएगा। एक और अपनी वाड़ियों को विराम करने से पहले कहावत बोलूंगा कि 70 पूत 72 नाती जय रावण के दिया न बाती। 70 पूत 72 नाती जय रावण के दिया न बाती। जो दशानंद रावण जी थे आपको अच्छी तरीके से पता होगा, उनसे बड़ा ज्ञानी विद्वान कोई नहीं थे, ठीक है। तो ये जितनी पार्टियां हैं, जब उनका घमंड टूट सकता है, ये भगवान नहीं है, भगवान हमारे ये युवा भाई हैं, भगवान हमारे युवा भाई हैं। और ये रिजल्ट आपको 2027 में मिलेगा, देखिएगा। हमारे ऊपर केस करना हो कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो करना हो कर दीजिए। लोग कहते हैं ना, अगर हम लोग नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। अगर आज नहीं जागे, अच्छा ये बताइए, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई सही से पेपर नहीं हो पा रहा है, युवा करें क्या? चोरी करें, डकैती करें? क्या कर? अभी रवि किशन क्या बोले थे?
ये सांसदों को टिकट देते हैं, जिन सांसद को ये नहीं पता है कि नीट पेपर भी होता है कि न्यूज पेपर होता है। यार मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरे भाई हैं, इन्हीं का अगर उनसे कंपेयर करा दिया जाए, मैं चैलेंज देता हूँ, ये उस पद के योग्य हैं, वो योग्य नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्यों नहीं चुनाव होने दिया जा रहा है, आपको पता है? अनपढ़ हो गए। सुनो भाई एक मिनट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्यों नहीं चुनाव हुआ दिया जा रहा है, पता है? क्योंकि ये जो प्रयागराज की धरती है ना, ये अर्पण तड़पण की भूमि है, यहीं से सबसे ज्यादा नेताएं वगैरह निकलते हैं। यहाँ जानबूझ के नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो गरीब घर से आते हैं, हम लोग ऊपर न उठे। और इस सरकार को तो दिखाएंगे 2027 आने दीजिए, आप देख लीजिएगा। अमित पांडे नाम है, ये बात को आप नोटिस कर लीजिएगा, इनकी घमंड टूटेगी। वादा लेके आए थे 2014 में, आए थे तो अच्छे दिन का वादा लेके आए थे ना भाई। अरे भाई 50 दिन मांगे थे ना यार, आपने 50 दिन मांगा था। देश की जनता इतनी भोली है, इतनी सज्जन है, आपको 12 साल दे दिया। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, आप ही ने बोला था कि जिस चौराहे पे बुला के मारोगे उस चौराहे पे आएंगे। तो भाई 12 साल दिए, कुछ तो करो यार। हम स्टूडेंट हैं, 4 साल से रहते हुए ना बाल झड़ गया बाल। भाई साहब एक टाइम खाते हैं ना, अगले शाम को सोचना पड़ता है क्या बनाना पड़ता है। 10 रुपया के सब्जी लेते हैं तो 3 दिन 4 दिन बनाते हैं। भाई आप नहीं समझोगे छात्रों का दर्द। छात्र क्या है वो जानता है। एक रूम में बैठते बैठते पंखे को जो है कि ऐसे देखते देखते ना उसका दिमाग घूम जाता है, कापियां नीली पड़ जाती हैं पढ़ते पढ़ते। 8 साल हो गई शिक्षक की वैकेंसी नहीं। यूपी टेट सुपर टेट दोनों क्वालिफाई हैं, यूपी टेट सी टेट दोनों क्वालिफाई हैं। सुपर टेट की अभी तक 8 साल हो गया वैकेंसी नहीं आई। कब आएगी भाई, कब आएगी? साफ साफ बता दो कि हम 7 साल नहीं देंगे, 8 साल नहीं देंगे, हम लोग अपना कुछ रोजगार कर लेंगे। आप बच्चों को अंधविश्वास में रखे हैं कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी, अध्याचन है अध्याचन हो अध्याचन आयोग बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है? हम वो बना दो, हम एक दिन में न कर देते कहना। सचिव के ऊपर इतना दबाव पड़ता है, इसके पहले जो सचिव बनी थी। आप लोग किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं व्यवस्था को, ये स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, जो पढ़ लिख रहा है वो नहीं समझ पा रहा है। तो किसको आप लोग समझाना चाह रहे हैं? न आप लोगों की नीतियां कुछ क्लियर है, न आप लोगों का कोई विजन है आगे देश की स्थिति क्या होगी। बस 2047 का दे दिए हैं, 2047 में विकसित भारत। 2026 में आप क्या कर रहे हैं बता रहे हैं कि आप रेल पानी बनाएंगे। स्टूडेंटों को उनका अधिकार और उनका हक मिलना चाहिए, चाहे जो सरकार आए। हम लोग किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए कि हम कांग्रेसी आए यहाँ पे, हम अपना अधिकार लेने आए हैं। ठीक है, हम छात्र हैं। एक रूम में बैठकर पढ़ाई करते करते दिमाग का जो है दही बन जाता है, बाल झड़ने लगता है। भाई 4 साल से हैं, हम ही अपना जो समझ रहे हैं कि किस प्रकार से अपनी हेल्थ को समझ। अकेले पिताजी नहीं है, खुद कमाते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं, माताजी को भी देखते हैं, घुटने में उनके प्रॉब्लम है। बहन है 3, एक भाई है, खुद पढ़ते हैं, खुद कमाते हैं, 10-10 घंटा नौकरी करते हैं, फिर रात को पढ़ाई करते हैं। ये आग बता रही होगी, आप नहीं समझोगे छात्रों का दर्द। यार जब से राहुल गांधी आने वाले हैं, यहाँ पे रोडों पर साफ कराया जा रहा है कि आप लोग जो है कि साइड पे जो है बिजनेस नहीं कर सकते। मेरा जो है कि ई रिक्शा के लाद लिया गया, जो है कि नगर निगम नाद ले गई। 3 दिन से आज 1 रुपया जेब में नहीं, पैदल आया हूँ, 4 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ, अपना अधिकार लेने, न कि पार्टी की तरफ से आया हूँ। देखिए ठीक है, आप कुछ छात्रों की बात को समझिए यार, छात्रों की दर्द को समझो। छात्र बस सुसाइड हम नहीं कर पा रहे हैं, सुसाइड हम नहीं कर पा रहे हैं और सब कुछ हो जा रहा है। एक रूम में 4 साल से हैं, इतना भी पैसा नहीं। अब सुपर टेट की वैकेंसी कह रहे हैं आएगी ना, चंद्रा इंस्टीट्यूट का 10 से 15 हजार उसकी जो है कि फीस है। इतना पैसा नहीं है कि हम उसका बैच ले सकते हैं। हम यार 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तुम हमको 8 साल से अब आ रही वैकेंसी, अब आ रही, अब आ रही। एक बार हम पूरा सिलेबस पढ़े खत्म कर दिए, फिर से हम जो है कि अब जॉब ज्वाइन कर लिए, फिर से सुने वैकेंसी आएगी, फिर हम थोड़ा जॉब कम करके फिर से हम पढ़ाई करने शुरू किए, फिर बोल रहे हैं वैकेंसी आएगी। अभी भी कोई क्लियर नहीं, सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। अब कौन सा क्वालिफिकेशन लेगा? हाई स्कूल में 87% है, हाई स्कूल में 87% है, इंटर में 74% है, बीएससी में 74% है, जो है बीटीसी में 91% है,
यूपी टेट क्वालिफाई है, सी टेट क्वालिफाई है। अब कौन सी योग्यता चाहिए भाई आपको? कौन सी योग्यता चाहिए? दिखा दूं क्या यार? आप पूरी तरीके से जो है स्टूडेंट और छात्र पूरी तरीके से दिमाग से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं, एकदम समझ नहीं पा रहे हैं। स्टार्टअप की हम बात बताते रहे हैं। 2023 में इन्होंने बोला कि एमएसएमई के द्वारा लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग के लिए युवा छात्रों को जो है कि रोजगार दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। हमने बैंक गया, उद्योग ऑफिस गया, वहाँ से फॉर्म लिया कि लोन लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए। बैंक गया, बैंक वाला मैनेजर बोला आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा, पहले अपने से स्टार्ट करिए। अगर मेरे पास इतना पैसा रहता हम अपने से स्टार्ट कर लेते तो हमको लोन लेने की क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल एक मिनट सर, ये सरकार जो है हम लोगों से क्वालिफिकेशन पूछती है कि आप कितना पढ़े, कितना क्या किए हैं। जरा जो रवि किशन, कंगना रनावत और ये जो जितने भी एक्ट्रेस हैं जो नाचते गाते हैं उनको टिकट देते हैं, जरा उनसे भी पूछ ले कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो नाचने गाने वाले को टिकट दे देते हैं और एक मिनट और ऐसे लोगों को ये मंत्री बना देते, शिक्षा मंत्री, जिनको पता ही नहीं रहता कि हमको करना क्या है, क्या करना। आज से जो तो 20-25 दिन तक छात्रों ने लाठी खाई, इसके बाद आप जो तो कोर्ट में जाने के बाद छात्र अपनी आवाज लेकर कोर्ट में गया तो कोर्ट भी कह रही है कि आप चाहें तो स्वाविवेक से उनके मुकदमे वापस ले ले और चाहें तो उनके ऊपर मुकदमे लगाते रहे। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि सरकार, ये जो छात्रों ने लाठी खाई तो क्या आपकी सरकार गिराने के लिए लाठी खाई? एक मिनट भाई, क्या छात्रों ने लाठी खाई तो अपने हक के लिए लाठी खाई ना, अपनी नौकरी के लिए लाठी खाई। मोदी जी ये बता दें हमें कि छात्र अगर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है तो आपको इतना डर है? अगर ये ट्रम्प जो आपको धमकी देता है तब उससे डर नहीं लगता है? अभी ईरान ने अमेरिका ईरान के युद्ध पोत में अभी जो इजराइल ने हमला किया था उसमें हमारे एक सैनिक खत्म हो गए, तो आपने उससे कुछ नहीं कहा कि एक बार आप उसको बता देते कि आपने हमारे भारतीयों को कैसे हमला किया। ये हमारी जो तो हमारा आन है, हमारा भारत के नागरिक जो विदेश में आपको नौकरी देते हैं, हमारे भारत के लोग आपको अदर कंट्री में जाके सुविधाएं देते हैं, आप उनसे एक बार नहीं कह सकते। ये छात्र अगर अपनी आवाज के लिए आवाज उठा रहे हैं तो आप उनको देशद्रोह, उनके ऊपर मुकदमा, NSA, जितने भी। और एक बात सर और मैं बताना चाहूंगा, ये सरकार अगर गौ तस्कर का एक मामला हो जाता है तो 15 दिन के अंदर चार्जशीट उसकी कोर्ट में आ जाती है, 15 दिन के अंदर उसकी चार्जशीट कोर्ट में आ जाती है। आखिरकार ये धर्मेंद्र प्रधान और जितने भी लोग नीट पेपर और यूपी पुलिस इस तरीके से कई भी जो कई एक मिनट सर अभी बात पूरी। हाँ तो सर ये जरा सर हम हम जानना चाहते हैं कि ये लोग गौ तस्कर की चार्जशीट 15-20 दिन में भेज देते हैं। आखिरकार जो नीट पेपर में लीग है उनकी चार्जशीट भेजने में 6 महीने क्यों लगा रहा है? इतना मुझे जानना है कि ये लोग जल्दी अपनी चार्जशीट भेजवाएं। नीट NTA की परीक्षा जो 3 लोग। हाँ, तो ये आप सुन रहे थे अभी, और लगातार ये चल रहा है। छात्रों की गूंज के बाद छात्रों से बातचीत हो रही है और यहाँ स्टूडियो में हमारे 4 साथी मौजूद हैं। जल्दी आते हैं। प्रशांत जी, शकील जी, अमलिंदु जी और मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपके पास फिर एक कर जल्दी एक ही राउंड हम लोग बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी का जो ये भाषण रहा प्रशांत जी, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, जंतर मंतर के बाद जो सेंटीमेंट है छात्रों के बीच, उसमें पहला पब्लिक एंगेजमेंट राहुल गांधी का हुआ, जो कि दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सक्सेसफुल है। लोगों में संदेश उनका गया, जोश है। पहली बात कि जो सरकार ने वहाँ किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने या स्थानीय प्रशासन ने पानी भरवा दिया, सीवेज भरवा दिया, पहले परमिशन नहीं दी, फिर परमिशन दी। सरकार पता नहीं क्यों सबक नहीं सीखती है। किसान जब दिल्ली आ रहे थे तो आपने संगीनें बिछवा दी, उसके बावजूद आपको किसान बिल वापस लेने पड़े। छात्र जनता मंत्र पर जमा हुए तो आपने लाठियां चलवाई, करंट निकाले, डंडों से पिटवाया उनको, पैलेट गन चली। उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब इलाहाबाद में आप यही कर रहे हैं, तो सबक कितनी बार आप गलतियां करेंगे, फिर सबक सीखेंगे। दूसरी बात कि ये जो राहुल गांधी अब नीट के मामले से आगे बढ़ गए हैं, और जो मैं छात्रों की बात सुन रहा था, जो स्टेज पे आए थे, जो बाहर भी बात कर रहे थे इकरार से और अफजल से,
वो मैं उनकी बात सुन रहा था कि ये जो पेपर लीक है, अब ये केवल सिस्टम फेलियर नहीं है कि कोई लापरवाही या सिस्टम फेलियर है। ये पेपर लीक एक अपने लोगों को सिस्टम के अंदर घुसेड़ने का जरिया है। ये दिखाई दिया हमको कि जो उनके लोग हैं, जो पहले आइडेंटिफाइड हैं, उनको, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो नीट हो, हर जगह पे अपने लोगों को घुसाने का इंतजाम हो रहा है। तो केवल वाइस चांसलर, जो राहुल गांधी कहते हैं कि वाइस चांसलर और जजेस तक सीमित नहीं है, ये मामला नीचे तक जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट संदेश है और सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ है, और यहाँ से अब जो है युवाओं का मामला आगे बढ़ेगा। एक आखिरी बात कि नरेंद्र मोदी जी भी युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो रील बनाते हैं, छात्र मजाक उड़ाते हैं, और राहुल गांधी का ये तरीका इंगेजमेंट का, जिसमें वो छात्रों को मौका दे रहे हैं। और इलाहाबाद में, क्योंकि मैं रहा हूँ, मुकेश इलाहाबाद के ही हैं, शकील जी भी इलाहाबाद से वाकिफ है बहुत, तो ये बिल्कुल कटरा चौराहा का शाम का जो माहौल होता है वो इकरार के साथ दिखाई दे रहा था। जी राजीव जी शकील जी कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी के इस पूरे कार्यक्रम, और बाहर आप सुन रहे थे इकरार जो बात कर रहे थे छात्रों से? लोगों का दर्द है, छात्रों का दर्द है, और राहुल ने संवेदना के साथ जिस तरह समझा है, ये अब देश को समझना चाहिए। बार बार कहते हैं 70 साल में क्या किया। 70 साल में कांग्रेस ने विपक्षियों के लिए किसी प्रोग्राम में इस तरह की गंदी अड़चनें नहीं डाली। सबने देखा कि किस तरह से छात्रों को आने से रोका गया, मगर फिर भी किस तरह छात्र उमड़े और किस तरह उन्होंने अपनी बात कही। हम कुछ बात बड़े संक्षेप में कहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। नंबर 1, आप देखिए कि राहुल से कहा जाता है कि राहुल अंग्रेजी बोलते हैं। राहुल जानते हैं कहाँ क्या बोलना है, हिंदी में बोले, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोले। अगर मोदी जी इतना बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल दें तो उन्हें 5 साल और बन जाने का अधिकार मिल जाना चाहिए। राहुल ने क्या क्या कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। उन्होंने कहा पूरे देश को, खासतौर से युवाओं को नशे में, एक नए नशे में ढकेल दिया है, रील्स के नशे में। हमें चाहिए डेटा, उस डेटा से एआई चलता है। युवा और डेटा मिलकर 21वीं सदी बना रहे हैं, मगर मोदी जी ने दे रील्स और एक नया नशा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली कि चीन और अमेरिका के युवा कहीं नहीं लगते हैं। देखिए वो छात्रों ने क्या बोला। छात्रों ने बोला कि लोकसभा की सीटें बढ़ा रहे हैं और यूनिवर्सिटी की सीटें कम कर रहे हैं। 6000 सीटें घटा दी, यूनिवर्सिटी के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं और हॉस्टल की फीसें बढ़ा दी हैं। आप देखिए कि प्रोग्राम किस तरह से बिल्कुल अलग रहा। बसें नहीं लगाई गई हैं कहीं पे भी, और छात्र जो है अपने आप आ रहे हैं और बोल रहे हैं। जो इकरार के साथ जो उनकी बात हो रही थी वो वाकई जो है दिल को चीरने वाली बातें हैं। एक लड़का क्या कह रहा था अभी लास्ट वाला जो बोल रहा था, सब कुछ किया बस सुसाइड नहीं किया। 10 रुपए की सब्जी लाते हैं हम लोग सारे के सारे, आप भी सब यही बता रहे थे क्योंकि इलाहाबाद देखा है, पटना देखा है कि वहां की गरीबी का क्या हाल है। 10 रुपए की सब्जी 3 दिन खाते हैं, सर के बाल झड़ रहे हैं, एक टाइम खाते हैं, माँ के घुटनों में दर्द है, 10 बाई 10 का कमरा, पंखा देखते रहते हैं। 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। इलाहाबाद में नौकरी नहीं है, पटना तो फिर भी राजधानी है। इलाहाबाद में प्राइवेट में कहीं नौकरी नहीं है। 5,000 की नौकरी, सोचिए आप क्या हाल होता होगा लड़कों का। और एक दूसरी बात हम और कह दें कि जो लोग बहुत सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी जंतर मंतर पे नहीं गए, रांची नहीं जा रहे, क्या राहुल गांधी जंतर मंतर पर ये बोल सकते थे? इतना वाइड, इतना विस्तृत उनका मंच, उनकी व्यवस्थाएं। देखिए आज राहुल गांधी ने एक बिल्कुल नया एंगल दे दिया। अभी जो प्रशांत जी ने कहा बहुत सही कहा कि नीट से बहुत आगे की बातें हैं। ये देश की शिक्षा व्यवस्था की बातें हैं, ये युवाओं के भविष्य की बातें हैं, ये देश के भविष्य की बातें हैं, और ये सारी की सारी बातें जो है बहुत जरूरी हैं। और राहुल ने जो एक बात बहुत खास कही, उन्होंने कहा कि मैंने मोहन भागवत का फोटो दिखाया, मोदी जी का दिखाया, अमित शाह का दिखाया, लेकिन इनसे नफरत मत करना। ये राहुल के खिलाफ नफरत सिखाते हैं और राहुल कहते हैं नफरत मत करना, इनसे जो है हमें मोहब्बत के साथ जीतना है। तो ये राजीव जी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। ये सिलसिला अभी और बहुत आगे बढ़ने वाला है और
इसका जो है छात्रों पे जिस तरह असर हो रहा है, सीधे संघ के खिलाफ बोल रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, योगी और मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं और राहुल का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कि राहुल उनकी बात सुनते हैं और राहुल व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। और ये व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात करना जो है आज बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी जो बात है, खास बात यह है कि छात्रों के अंदर से डर पूरी तरह निकल गया है। जो स्टेज पे आए वो भी, और जो लास्ट में जो इकरार वाली बातचीत आपने दिखाई, बहुत अच्छी दिखाई, वो बहुत ही जरूरी था ये सब बताना। उनका डीबी लाइव पे विश्वास, उनका गोदी मीडिया के खिलाफ गुस्सा और उनका अपने दर्द को कहने के लिए एक मंच, एक स्टेज मंच होता है, लेकिन स्टेज में समय कम होता है। आपका ये मंच है, बहुत बड़ा है, और इस मंच के जरिए जो बातें सामने आ रही हैं, अभी और भी बातें आएंगी, इससे मालूम पड़ेगा कि देश का दर्द क्या है। और इस आवाज को अब युवाओं के साथ देश को भी समझना पड़ेगा। राहुल ने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने उस डर को नहीं निकाल पाया, तुमने निकाल दिया। और लड़कों ने कहा है कि 2027 में हम सरकार को पीडीए की सरकार आएगी। ये बहुत बड़ी बात है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुकेश जी, आप तो इलाहाबाद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इलाहाबाद में आज ये कार्यक्रम युवाओं को सुन रहे थे, अपने चैनल पे बात करते हुए राहुल गांधी के साथ वाले युवाओं को सुना आपने, पटना से आए हुए युवाओं को, और वो जो लड़की थी वाइस प्रेसिडेंट पटना कॉलेज की, उससे, पटना यूनिवर्सिटी, उससे भी, उसको भी आपने सुना। राहुल गांधी से ही शुरुआत करें। राहुल गांधी का आपने कोटा वाला भाषण भी सुना, आपने इलाहाबाद देहरादून के भाषण को भी सुना। ये भाषण, और सही कहा शकील जी ने कि पूरा शुरुआत से लेकर आखिर तक उन्होंने हिंदी में बातें कही हैं। क्या स्पेशली यहाँ पर राहुल गांधी ने अपने पूरी स्ट्रेटेजी को चेंज किया है? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये पोस्ट जंतर मंतर है, जंतर मंतर के बाद का राहुल गांधी का पहला ये आयोजन, पहला कार्यक्रम, कैसे देखा जाए? देखिए राजीव, कई बातें आप लोगों ने कही हैं, बोली हैं, दर्शकों ने सुनी है, बताई है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आती है कि राहुल गांधी आज इस देश की राजनीति में टॉप पर बैठा हुआ एक ऐसा नेता है जो एजुकेशन सिस्टम की बात करता है। यहाँ सिस्टम को हमें समझना है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम, जैसे कई छात्रों ने कहा, किसी देश को अच्छा बनाना है तो शिक्षा चाहिए, किसी देश का सत्यानाश करना है तो शिक्षा का सत्यानाश करके देश का भी सत्यानाश हो जाए। ऐसा अकेला नेता है पूरे के पूरे हमारे पॉलिटिकल होरिजन में जिसे ये समझ में आता है कि एजुकेशन सिस्टम का टोटल रिवैम्प करना जरूरी है। लंबा प्रोजेक्ट है, आज से भी आप काम शुरू करेंगे, आज से काम करना शुरू करेंगे उस डायरेक्शन में। अगर आपके पास एक बढ़िया ब्लूप्रिंट है तो ये रिवैम्प कैसा होगा? क्या नॉर्वे जैसा होगा? क्या जर्मनी जैसा होगा? या कुछ हम इंडिया की तरह का कोई ऐसा मॉडल बनाएंगे जिससे कि हम एक ऐसा, वाकई में एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर सके? क्यों? क्योंकि समस्या इतनी व्यापक हो चुकी। मैं बताऊं राजीव आपको, 1982 में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचा और उस समय भी हमारी स्थिति ये थी कि हमारा ग्रेजुएशन 2 साल की जगह 3 साल में हुआ है। समस्या बहुत पुराने समय से एक तरीके से कहिए दरक रही है। हम लोगों के पास जो विश्वविद्यालय पढ़ के निकलते थे, हमारे पास भी एक ही ऑप्शन था, भैया सरकारी वैकेंसी क्या निकलेगी, उसके हिसाब से हम कहाँ क्या अप्लाई करें, क्या कंपटीशन की तैयारी करें। वही परिस्थिति आज भी है। फर्क ये आया है कि स्थितियां और घटिया, आज के छात्रों से पूछिए तो कुछ और स्थिति है। कहने का मतलब कि हमें एक ऐसा बड़ा मॉडल कंसीव करना होगा, उसे डेवलप करना होगा कि क्या उसमें हम टोटल, जब तक हमारे देश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, लैंग्वेज फॉर्मूला अलग चीज है, लेकिन एक जैसी शिक्षा है, गरीब के बच्चे की शिक्षा, अमीर के बच्चे की शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। अदरवाइज होगा ये कि समाज का एलीट क्लास, चाहे वो जिस वजह से एलीट बन जाए, वो अपने लिए एक पैरेलल अलग व्यवस्था बना लेगा और उसकी वजह से ये बहुत बड़ी 90% जो आबादी है इस देश की, वो डिप्राइव्ड बनी रहेगी। उसे ना क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, ना क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ना क्वालिटी फूड मिलेगा, ना क्वालिटी हेल्थ केयर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये 10% लोग जो है गिरमर के, ये आपके, यानी आपको पूरा का पूरा सिस्टम रिवैम्प करना है। आ गया है वो वक्त, 70 साल हो गए हमारी आजादी को, और उसके लिए विजनरी नेता चाहिए। जैसे एक विजनरी नेता इस देश को मिला था आजादी के समय में, जिसने कहा था कि हमारा एजुकेशन का जो बेस बुनियाद होनी चाहिए वो साइंटिफिक टेम्पर की होनी चाहिए। क्या उस जमाने में देश में कम जो है वो धर्मांधता थी? नहीं, खूब थी।
और बिल्कुल अशिक्षा का माहौल था। यही केपी कॉलेज जो आज यहाँ है, आजादी के मेरे ख्याल में 64-65 साल पहले बना हुआ कॉलेज है ये, जहां पर अभी आज राहुल गांधी ने इस सभा की है। इलाहाबाद बहुत बड़ा एजुकेशन हब बना, कैसे बना? बहुत सारे लोगों ने उस शहर में वो चीजें डेवलप की, बनाई। वो दूसरा मॉडल था, वो वक्त निकल गया, सेंचुरीज निकल गई। अब जो समय है, आज जो चुनौती है, 21वीं सदी की चुनौती है, अगर आप एजुकेशन सिस्टम का टोटल रिवैम्प करने का प्लान नहीं रखते हैं तो कुछ परीक्षाएं ठीक कर लेंगे, कुछ एग्जाम ठीक कर लेंगे, कुछ करने से, अब कॉस्मेटिक चेंजेस से कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आने वाला। सुखद बात यह है कि इस देश का एक विजनरी नेता, इत्तेफाक की बात देखिए, जब भी हम देखते हैं कि इस देश में मेजर रिफॉर्म्स कौन लाया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी लाई है। जैसे भी आए, जितने भी आए, कांग्रेस पार्टी ही उसके रूट में है, वो मेजर रिफॉर्म्स लाई। आज कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पर बैठा हुआ नेता इस चीज की अहमियत को समझ रहा है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करना है। काम बहुत कठिन है, बहुत बड़ा है, लेकिन किए बगैर चारा नहीं है। आपके पास वो पूरी की पूरी इमेज होनी चाहिए, क्या हमें एजुकेशन सिस्टम का नेशनलाइजेशन करना है। एक थॉट है, कंसेप्ट है, चलाइए आप। पब्लिक मनी से चला रहे हैं ना सब कुछ, टैक्स पेयर के पैसे से चला रहे हैं ना। आज स्थिति क्या है? समाज का एलीट वर्ग, अफसर वर्ग, हमारे बच्चे, हम लोगों के बच्चे क्यों पब्लिक स्कूल में पढ़े? हम तो पढ़े सरकारी स्कूलों में। अगर हमारी स्थितियां कुछ ठीक हो गई तो हमने अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाया, और जो हमसे ऊपर है अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं। एक जो चेन है, ये समाज में किसी से छिपा हुआ नहीं है, सब लोग समझते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि अगर आप टोटल रिवैम्प करने के लिए तैयार हैं तो वाकई में आपको रिजल्ट मिलेगा, देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी। और नहीं कॉस्मेटिक चेंज आप करना चाहते हैं, क्यों ये छात्र कह रहे भाई हमें शिक्षा मंत्री को नहीं बदलना, हमें मुख्यमंत्री को नहीं बदलना, हमें सरकार को नहीं बदलना। इसका इसेंस क्या है? इसेंस राजीव सिर्फ इतना है कि टोटल रिवैम्प जनता चाहती है। क्यों स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद करने की, सरकारी स्कूल बंद करने की नौबत आ रही है या आई है? समाज में शिक्षकों का स्थान सबसे ऊंचा क्यों नहीं होना चाहिए? यहां तो आपने उनकी स्थिति ये बना दी है कि जिसको कहीं कुछ नहीं मिल रहा, भैया चलो शिक्षक बन जाओ, कुछ नहीं कर सकते तो बीएड कर लो। बिल्कुल, इन सारे के सारे ताने बाने को अगर हम रिपेयर नहीं करेंगे, हम बदलेंगे नहीं, हम एक नई सोच के साथ, एक नए ब्लूप्रिंट के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। युवाओं की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति जो डायरेक्शन दे रहे हैं, देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं, सब लुट पुट जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। और मैं इस बात से सहमत हूं, प्रशांत ने जो कहा कि ये जो सारी की सारी लूट और चोरी और बेईमानी बहुत वाइड स्पेक्ट्रम पे हो रही है, परीक्षाओं में भी और भर्तियों में भी, सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते लोगों को भरने के लिए हो रही है। जी राज। बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी क्या कहेंगे आप इस जंतर मंतर के बाद वाले इस पहले छात्रों के कार्यक्रम को राहुल गांधी कंडक्ट कर रहे थे? राजीव जी, जंतर मंतर के बाद राहुल गांधी ने आज छात्रों से और जेनजी से, युवाओं से दिल का रिश्ता जोड़ दिया, दर्द का रिश्ता जोड़ दिया। और उनका जो थीम थी वो लिखा भी था, दर्द और डेटा, आपका दर्द और आपका डेटा। और राहुल गांधी ने राजीव जी आज कई महत्वपूर्ण बातें कही, और जो महत्वपूर्ण बातें जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात जो जिस इंस्टाग्राम रील की बहुत बात होती है कि साहब बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएशन हुआ जंतर मंतर पर, अभी मिलियंस व्यूज आए, वो भी राजीव जी नशा है। ये राहुल गांधी ने बताया कि ये नशा जो है ये आपको बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। मोदी जी तो कहते रहे कि आप रील बनाइए, मोदी जी बता चुके हैं बहुत बड़ा व्यापार है रील बनाने का। तो मोदी जी जिस आपको नशे में धकेलना चाहते हैं, राजीव जी देखिए होता क्या है कि आप किसी रैकेट में अगर फंस जाइए तो वो आपसे कहता है यार एक बार ही चक्कर देख लो, और एक बार आपने चखा तो उसके बाद फिर आप चखते ही रहते हैं जिंदगी भर, फिर आप उससे निकल नहीं पाते बाहर। तो यही राजीव जो नशा है उसको राहुल गांधी बता रहे हैं कि आपको तो फंसाया जा रहा है इसमें, और डेटा आपका लेकर जो है वो यहाँ से सारा लेकर भेजा जा रहा है बाहर, और वहां से एआई बनकर आ रहा है, वो फिर आपका सारा सत्यानाश कर रहा है। राजीव जी मैं देख रहा था कि चेन्नई की कोई कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी, वहां का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि वहां लोग जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके चेहरे पर, यहाँ पे माथे पर एक लगाया गया है कैमरा, वो एआई से संचालित है, और वो डेटा इकट्ठा कर रहा है कि आप किस तरीके से क्या बनाते हो। उसके बाद वो एआई से जो है वो सारी चीजें बनकर आएंगी। लगभग 600 के आसपास मजदूर काम कर रहे हैं और वो डेटा इकट्ठा कर रहा है एआई के जरिए, तो फिर एआई बनाएगा उन कपड़ों को। तो राजीव जी जो अभी आपको तो फंसाया जा रहा रील में, और रीलबाजी के बाद फिर आपके जब रोजगार पे चलेगी कैंची इस तरीके से, तो आप देखेंगे। दूसरा राजीव जी राहुल गांधी कह रहे थे, उस राहुल गांधी के कहने के बाद हम लोगों ने दिखाया कि कुछ छात्र सबसे आखिर में जो कह रहा था, आप राजीव जी देखिए वो
वो कह रहा है कि मैं हाई स्कूल में 94% है, इंटर में 73% है, बीएससी में 90 कुछ परसेंट है, टीईटी पास हूँ, बीएड हूँ, सब कुछ है। और क्या है कि मेरा ई रिक्शा 3 दिन पहले उठा लिया गया। ये इस पे ध्यान नहीं किया हम लोगों का। उसने कहा मेरा ई रिक्शा 3 दिन पहले उठा लिया गया, यानी ये करने के बाद वो ई रिक्शा चला रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो बड़ा वायरल होता है कि हमको योग्य शिक्षक नहीं मिलते, शिक्षक नहीं मिलते उनको योग्य, शिक्षक नहीं शिक्षक नहीं मिलते उनको योग्य। और यही सवाल राजीव जी जो छात्र उठा रहे थे कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो बाकी राजीव जी, अब राहुल गांधी ने जो कहा बहुत सारी बातें उसमें कही हैं उन्होंने, और जिस तरीके से छात्रों ने आकर वहां अपनी बातें रखी हैं राजीव जी, वो ये बता रहा है कि अब किस तरीके से माइंड चेंज हो रहा है। युवाओं को लग रहा है कि ये सरकार जो आई है ये उनके अधिकारों पर हमला करने के लिए आई है। और राजीव जी, मैं पहले भी बात कहता रहा हूं कि ये जो जिस हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हैं, ये हिंदू राष्ट्र शुद्ध तरीके से अंबानी अडानी राष्ट्र होगा, ये शुद्ध तरीके से कॉर्पोरेट राष्ट्र होगा। हिंदुओं की कीमत वहां जो है वो सिर्फ बंधुआ मजदूरों की होगी, और पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को राजीव जी उसी तरफ ले जाया जा रहा है। आज जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज है वहां भी कह दिया गया साहब स्वावलंबन के जरिए पढ़ाई होगी। स्वावलंबन क्या है? स्वावलंबन ये है कि यूनिवर्सिटी सरकारी होगी, लेकिन आपको अपना जो है वो संस्थान को जो है चलाने के लिए अपने रिसोर्स जुटाने हैं। अपने रिसोर्स जुटाने इसका मतलब कि फीस बढ़ेंगी, और तमाम यूनिवर्सिटीज में राजीव जी फीस बढ़ रही है, एक साथ 10-10, 20-20 गुना फीस बढ़ रही है। तो ये एक तरीके से पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का जो है तरीका है। और इसके पीछे जो काम कर रहा है आरएसएस का दिमाग, वो आरएसएस का दिमाग यही काम कर रहा है कि जो एक उच्च वर्ग है, सारे संसाधन उसके पास रहें, उन्हीं के पास सारी शिक्षा हो, बाकी सब जो बंधुआ मजदूर बनकर कॉर्पोरेट की गुलामी करें, बंधुआ मजदूरी करें। उसी की तरफ ये आरएसएस देश को ले आना चाहता है। और राहुल गांधी इस चीज को पहचान रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था का जो कवाड़ा किया जा रहा है, ये किसी एक मंत्री या किसी एक मोदी का काम नहीं है राजीव जी। मोदी तो बेचारे कठपुतली है आरएसएस की, मोदी क्या है? और मोदी को मालूम भी नहीं होगी शिक्षा व्यवस्था होती क्या है, खुद तो कभी पता नहीं गए कि नहीं गए हैं, तो उनको नहीं मालूम क्या होता है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं अमलेंदु जी, उनको हम ऐसे उनको नहीं छोड़ सकते। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे मोहन भागवत को हमने नहीं बैठाया है, नरेंद्र मोदी को बैठाया है। देश नरेंद्र मोदी से पूछेगा, जवाब मांगेगा। राजीव जी, नरेंद्र मोदी से पूछाएगा, वो तो देश पूछा, मोदी जी यहाँ कहाँ है संसद में, पूछेंगे आप कहाँ? वो तो रील आगे बता देंगे, तो पूछेंगे आप कहाँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी कठपुतली है, इसके पीछे असली जो है वो आरएसएस है। एक नरेंद्र मोदी जो भी रहे, आरएसएस जो करेगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो भी रहे, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ा, मोहन भागवत को नहीं देना पड़ा। मोहन भागवत क्या है ये दुनिया जान रही है, लेकिन जिनको जो चुने हुए संवैधानिक पद पर बैठे हुए, संविधान की कस्में खा के जो लोग उन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो इसके लिए अकाउंटेबल हैं, और उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय होनी चाहिए। और जो नहीं है कुर्सी छोड़ दें। युवा वहां जो छात्र हैं वो वही कह रहे हैं, छोड़ दो भाई कुर्सी। मैं राजीव जी, मैं अकाउंटेबिलिटी की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी उनकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन वो कहाँ अकाउंटेबिलिटी है? वही तो कह रहे हैं रील बनाओ, वही तो कह रहे हैं जी। मेरा कहना यह है कि जो नीतियां तय हो रही हैं वो नीतियां आरएसएस तय कर रहा है, और अभी से तय नहीं कर रहा है, अटल जी के जमाने से तय कर रहा है। अटल जी के समय से इस पर काम हुआ, चूंकि उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी बीजेपी की, इसलिए उस पर आधा काम हो पाया। कुमार मंगलम बिरला समिति जो बनी थी राजीव जी, वो अटल जी के समय में बनी थी, और वहीं से काम शुरू हो गया था। इनका जो एक शिक्षा बचाओ आंदोलन है, जिसके अतुल कोठारी और वो दीनानाथ बत्रा जिसको चलाते हैं राजीव जी, वो क्या है? वो सब यही तैयार कर रहे हैं, और उसी को मोदी जी लागू कर रहे हैं। तो असली जड़ जो है वो आरएसएस, और राहुल गांधी भी इसलिए आरएसएस की बात कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो नीतियां बन रही हैं वो आरएसएस बना रहा है। और आरएसएस क्यों बना रहा है? आरएसएस इसलिए बना रहा है कि चूंकि कॉर्पोरेट का गुलाम है आरएसएस। जिस दिन से इनकी स्थापना हुई है उस दिन से पूंजीपतियों की गुलामी ही कर रहे हैं, और ये पूरे देश को बंधक बनाना चाहते हैं पूंजीपतियों का, बंधुआ मजदूर पैदा करना चाहते हैं। गालियां तो देते हैं मैकाले को, चलिए मैकाले ने कम से कम राजवीर व्हाइट कॉलर तो पैदा किए, क्लर्क तो पैदा किए, ये क्लर्क भी पैदा नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ बंधुआ मजदूर बनो। तो ये उसकी तब पूरी शिक्षा व्यवस्था को ले जाना चाहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य राजीव जी है। बिल्कुल बिल्कुल, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है इस पे, लेकिन बात इस पे भी होनी चाहिए। राहुल गांधी
और जो इधर कह रहे हैं अमलेंदु जी और राहुल गांधी ने भी 3 तस्वीरें दिखाई हैं और उनकी बात भी होनी चाहिए, जिसमें एक तो व्यापारी, जिसमें खासकर अदानी की बात उन्होंने दिखाई, अदानी को, नरेंद्र मोदी को और मोहन भागवत को, इन तीनों पे भी बात होनी चाहिए। और इस देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, इन सब से इतर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज के इस कार्यक्रम में दिखाई दी वो ये कि छात्र पहले से ज़्यादा मुखर हो गए हैं। इसलिए ये कोटा में और देहरादून में और फिर अब आज यहाँ इलाहाबाद में, इन तीनों जगहों में देखा जाए तो इलाहाबाद के छात्र, ऐसा नहीं कि इलाहाबाद के छात्र पहले मुखर नहीं थे, लेकिन जंतर मंतर के बाद ये चेंज दिखाई दे रहा है छात्रों में भी। ये साफ देखिए, उसको जितनी बार आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे जरूरी कि राहुल गांधी में भी चेंज दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की जो डायलॉग डिलीवरी, जो भाषण, जो कोटा में हमने देखा, जो देहरादून में देखा, और जो कॉन्फिडेंस यहां दिखाई दे रहा था, जो एग्रेसिवनेस यहां दिखाई दे रहा था, वो गजब का था। वो भी जंतर मंतर के बाद राहुल गांधी में भी ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी जल्दी से खत्म करेंगे। एक परिवर्तन और है राजीव जी, कि कोटा और देहरादून में उन्होंने कहा था कि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, आज उन्होंने इसको पॉलिटिकल प्रोग्राम किया। ये भी एक नया एलिमेंट जुड़ा है जंतर मंतर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एक तो उन्होंने बोला नहीं कि ये क्या प्रोग्राम है, पहली बात, लेकिन दूसरा आज इसमें उन्होंने पॉलिटिकल पुट को जोड़ा है। जब आप और हम लोग भी कई अपने विश्लेषणों में कह चुके हैं, मुकेश जी, हम लोगों ने कई बार ये बात कही है, एक पॉलिटिकल इंसान, पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसका इंसान, यानी चाहे वो राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, वो मंच पे आएंगे तो वो पूरा का पूरा जो आवरण है वो पॉलिटिकल है, उससे बाहर आप निकल नहीं सकते हैं, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। और छात्र भी कह रहे हैं पॉलिटिक्स, छात्र भी कह रहे हैं कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र यूनियन से जुड़ा हुआ हूं, कोई कह रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी की छात्र यूनियन से जुड़ी हुई हूं, तो वहां भी और उसके अलावा जो चल रहा है क्यों नहीं होना चाहिए। और छात्रों का अगर वहां पे जो छात्र संघ है उसका एग्जाम, उसका इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं आप, तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है इलाहाबाद में, ये भी बड़ी चिंता का विषय है। तो एक बहुत कुछ है जिस पे आराम से हम लोग चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे इस पे। आज चूंकि समय खत्म हो चुका है, कई सारे साथी गुड नाइट लिखने लगे हैं, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं। कई लोगों के गुड नाइट कमेंट आ रहे हैं, तो मतलब ये है कि अब बंद करो, खत्म करो। तो चलिए खत्म करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम हम कौन हैं, अगर आप नहीं देखेंगे तो हम कुछ नहीं, हम तो जरिया मात्र हैं यहाँ की चीज़ें आप तक पहुँचाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया शकील जी, मुकेश जी, अमलेंदु जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनका भी शुक्रिया, उनसे कमेंट नहीं ले पाया। और उधर इलाहाबाद से तमाम साथी जुड़े, हमारे साथी इकरार और अफजल जी, उनका भी शुक्रिया। आप तमाम साथियों, आप सबका, राजेंद्र बंसोड़े साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बख्तावर जी हमारे साथ हैं, पंकज मिनेकर जी पटना से जुड़े हुए हैं, नरसिंह कुंदलवाल साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और लिख रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश, नरसिंह कुंदलवाल साहब लिख रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों को जनता दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, तो बिकने वाले दल बदलुओं का क्या हाल होगा, ये कह रहे हैं। फिर फजल अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सरवन इमाम साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मोहम्मद नासिर जी जुड़े हुए हैं, बंसीलाल धौलपुरिया साहब गुड नाइट कह रहे हैं, मुकेश सिद्दीकी रिजवी साहब हैं हमारे साथ, और ऐसे तमाम साथियों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपक शिंदे जी भी। इस चर्चा को अब यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे मुलाकात होगी, उसके अलावा दिन भर आप लाइव के अलग अलग एपिसोड देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़ते हैं, देखते हैं। केजी वर्गीस साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं